जैसे ही उस लड़के ने अपनी बातों को कहा, अंजलि सबकी तरफ से घूमने लगी। तभी वह बोली कि तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो। यह कोई आम नहीं है, ये देवपुत्र है। जैसे ही अंजलि ने अपनी बातों को पूरा किया, उस लड़के, जो अभी भी इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, उसके माथे पर बुरी तरह से पसीना लगने लगा। वह जानता था कि देवपुत्र की उपाधि कोई ऐसे नहीं थी। यहाँ तक कि वह भी जानता था कि तलवार वैली जे कब से देवपुत्र को खोज रही थी, लेकिन आज तक किसी को इस बारे में मालूम नहीं चला था। वह पहले से ही अंजलि की प्रशंसा करता था, लेकिन जब उसने देवपुत्र को देखा तो देवपुत्र बिल्कुल आम इंसान लग रहा था। उसके अंदर कोई भी शक्ति महसूस नहीं हो पा रहा था। उसे समझ नहीं आया था कि आखिर देवों ने आर्यन को देवपुत्र क्यों बनाया था। पर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला कि राजकुमारी, आप क्या मजाक कर रही हैं क्या? आपको ये देवपुत्र लगता है? मुझे लगता है यह कोई ठगी है जो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने अपनी बातों को पूरा किया, उसने अपने पास से अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही उसने अपनी तलवार को निकाला, उसके पास से एक भयानक आग निकली, जिसने आसपास के लोगों को कुछ कदम पीछे कर दिया। वहीं अंजलि और शालिनी ने अपने सामने एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां उनके ऊपर कोई असर नहीं कर पाईं। लेकिन इस वक्त उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हुई और वह तीनों गुस्से में उस लड़के को देख रही थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि संदीप था। संदीप ने अपनी ओर देखते हुए कहा कि मुझे क्या, तुमने क्या पूछा? तो मैं एक बार तो देखूं कि खुद की शक्ति आखिर क्या है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें देवपुत्र की उपाधि को अपने सर पर लेना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारी जान ले सकती है। उसके बातों को सुनकर आर्यन, जो अभी भी कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि वह ऐसे आराम से नहीं रह सकता है। वह जानता था कि सुंदरियां सबसे बड़ी दुर्घटना की वजह होती थी, लेकिन और जाकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वह ऐसे तो नहीं कर सकता है ताकि वह तीनों को भगा दे। उसकी बात खत्म हुई थी, तभी वहां पर शर्मा परिवार से भी एक योद्धा आ गया। उसने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा कि राजकुमारी, संदीप भाई भी सही कह रहे हैं। आपको ऐसे सार्वजनिक तौर पर किसी आम लड़की की ऐसे हाथों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शर्मा परिवार का इज्जत क्या रह जाएगी। उसकी बातों को सुनकर अन्या ने कुछ नहीं किया। उसने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास है तो बना सकते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई ऐसा है जो इसके सामने एक पल के लिए भी टिक सकता है। जैसे ही उसने अपने बातों को पूरा किया, सभी लोग हैरानी से आर्यन को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों थी। वे लोग हैरानी से कभी आर्यन को देख रहे थे तो तभी अन्या को देख रहे थे। वहीं संदीप ने कहा कि लड़की, यह मेरा शिकार है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह तुम मेरे सामने आओ। पहले मैं अपना मसला खत्म कर लूं, उसके बाद तुम लोग आ सकते हो। उसके बातों को सुनकर शर्मा परिवार के योद्धा के अंदर गुस्सा तो आया, लेकिन वह जानता था कि परिवार में भी संदीप के बारे में जानकारी थी। वह एक निरंकुश योद्धा था। वह किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता था। वह सीधा साधा किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो सकता था। उसने न जाने कितने युवा पुत्रों को हराया था, इसलिए कोई भी जल्दी से लड़ने की कोशिश नहीं करता था। उसके पीछे हट जाने के बाद आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ संदीप को देखा। उसके बाद वह बोला, तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूं? जैसे ही संदीप ने उसकी उपहास भरी नजर को देखा, उसके चेहरे के भाव अभी तेजी से बढ़कर उसका गुस्सा, जो अभी अभी कंट्रोल में होने वाला था, वह तेजी से बढ़ गया। उसने कहा कि बच्चों, तुम्हें इस बात की कभी तो कसम करनी ही होगी कि तुम्हें आज मालूम हो जाएगा कि तुम किसके सामने खड़े हो और देवपुत्र की छोटी उपाधि लेने की क्यों सोची। भले ही वह जानता था कि वह असली देवपुत्र हो, क्योंकि उसे भी अच्छे से मालूम होता है कि अंजलि तलवार वाली की राजकुमारी थी। अगर कोई भी अंजलि के साथ अपना संबंध बना लेता तो वह सीधा तलवार वाली का अगला लीडर बन सकता था, जिसकी वजह से तलवार वाली में हर कोई अंजलि का साथ बनना चाहता था। लेकिन आज तक अंजलि ने किसी की तरफ आंखें भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसने उसकी तरफ ऐसी देखी थी, ऐसी कि वह कोई कुछ नौकर हो, लेकिन आज उसने किसी की हाथ सार्वजनिक तौर पर पकड़ा हुआ था। इसकी वजह से संदीप के अंदर की आग पूरी तरह से भड़क उठी। वह चाहता था कि वह आर्यन को पूरी तरह से अपमानित करे ताकि अंजलि को भी समझ में आ जाए कि उसके लायक कौन है। उसके लायक सिर्फ वह है, न कि यह भिखारी लड़का। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से अपनी तलवार के अंदर भरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी आसपास की जगह में तलवार की शक्तियां भरने लगी। उसके बाद उसने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा कि बच्चा, अब तुम्हें मालूम चल जाएगा कि असली शक्ति क्या है। उसके बाद वह तेजी से आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही आर्यन बनने वाला था कि आर्यन की चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आर्यन की आंखों में धीरे धीरे काली लौ बनने लगी। ये काली लौ इतनी खतरनाक थी कि एक पल के लिए सभी को डर महसूस हुआ। तभी आर्यन ने कहा कि तुम्हें अपनी तलवार की शक्ति पर इतना घमंड है, तो मुझे लगता है कि यह तलवार नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसने विनाश देव को पूरी तरह से जागृत कर दिया।
जैसे ही विनाश को एक्टिवेट किया, अचानक से आर्यन के चारों तरफ एक काला कवच बनने लगा। तभी आर्यन ने विनाश शब्द को एक्टिवेट किया। उसके बाद उसने संदीप की तरफ देखते हुए कहा कि विनाश। उसकी एक बात करते ही आर्यन के चारों तरफ की लौ तेजी से संदीप की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही संदीप उसके ऊपर हमला करने वाला था, अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कि वह किसी मौत की खाई में गिर गया हो। धीरे धीरे उसकी शक्ति पूरी तरह से शून्य हो गई। यही नहीं, उसकी तलवार पूरी तरह से, यहाँ तक कि उसकी शक्तियां जो उसने उसे एक्टिवेट किया था, अभी पूरी तरह से बिखर गई। उसके सीने पर एक ऐसा घाव लगा जैसे कि उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसकी सुरक्षा कवच पूरी तरह से टूट गई। यहाँ तक कि उसने पवित्र रिश्ता की सुरक्षा कवच पहनी हुई थी, वह भी पूरी तरह से बिखर गई। साथ साथ में अभी वह समझ नहीं पाया कि वह कुछ दूर जाकर गिरा। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया था और संदीप अचानक से ऐसे कैसे घायल हो गया था। यहाँ तक कि कुछ तीनों लड़कियां भी हैरान थीं। शालिनी को तो हल्का हल्का देखने के बारे में मालूम था, लेकिन बाकी की लड़कियां पूरी तरह से हैरान थीं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर आर्यन ने ऐसे कैसे किसी को उड़ा दिया। अगर कोई और लड़का तो कुछ राउंड चलता, लेकिन आर्यन ने बिना किसी दीवार के ही एक शब्द से ही संदीप को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। ये दो वर्ड अजीब से भाषा में थे, जिसकी वजह से कोई भी उसे समझ नहीं आया कि आखिर आर्यन ने क्या कहा। पर उन्हें इस वर्ड से इतनी ज्यादा भयानक शक्ति महसूस हुई कि उनके सर में पूरी तरह से झुंझुनी महसूस हुई, जैसे कि एक पल में उनकी जान पूरी तरह से चली जाएगी। उन्हें इतना ज्यादा खौफ महसूस हुआ कि जितने लड़के आर्यन की तरफ बढ़ने वाले थे, कुछ चले गए। कोई भी आर्यन के पास नहीं आना चाहता था, पता नहीं आर्यन उनके साथ क्या करे। आर्यन अपनी विनाश की शक्ति को पूरी तरह से रोक लिया था। अगर वह विनाश की शक्ति को और भी ज्यादा उजागर करता तो संदीप पूरी तरह से मिट चुका होता। उसे इस बात की अच्छे से जानकारी थी, इसलिए उसने विनाश की 2% शक्ति की ही इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर भी वह संदीप को पूरी तरह से घायल कर सकता था। आर्यन पहले ही देवात्मा के स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए वह किसी अमर तत्वों के योद्धा से भी लड़ सकता था। अभी तो दो संदीप एक अमर योद्धा था, तो वह कैसे आर्यन से लड़ सकता था। पर उसे इस बात की कोई भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह कैसे उसके ऊपर हमला किया। पर इस बात से अच्छे से जानता था कि आर्यन में कोई ऐसा चरित्र नहीं था जिस सभा में करे। पर उसे समझ नहीं आया कि विनाश अचानक से कैसे हमला किया। उसने पूरी तरह से घायल हो गया। तभी आर्यन धीरे धीरे संदीप के पास चला गया। जैसे ही वह संदीप के पास पहुंचा, उसने उसके कॉलर को पकड़ा और धीरे धीरे अपनी तरफ उठाया। इस वक्त संदीप के दाम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह जानता था कि उसने किसी ऐसे को नाराज कर दिया था, जिसे वह कभी भी नाराज नहीं कर सकता था। पर उसने पहले ही गलती कर दी थी। उसे अब समझ में आया कि आखिर देवों ने उसे देवपुत्र कैसे बनाया। वह इस बात की गवाही दे सकता था कि पूरे 10 महान परिवार में, क्या पूरे 10 महान अकादमियों के साथ 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 में परिवार में भी कुछ ही लोग थे जो आर्यन को टक्कर दे सकते थे, लेकिन उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। यहाँ तक कि कई पुराने लोग भी नहीं हरा सकते थे। इसलिए उसके अंदर अब पूरी तरह से सम्मान का भाव आ चुका था। उसने अपने आप को संभाला, उसके बाद आर्यन की तरफ देखने लगा। तभी आर्यन ने उसे कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं देवपुत्र कहने के लायक हूँ। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी अपमान भरी भावना नहीं थी। आर्यन जानता था कि वह तलवार वैली बल से है और वह तलवार वैली के बारे में अच्छे से जानता था कि बहुत कम योद्धा है जिन्होंने सारी से लची हो, क्योंकि जो कोई भी इंसान तलवार वैली होता था वह सीधा साधा होता था। उसे ज्यादा चालाकी चलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी कुछ जरूरत था, इसलिए तलवार के मार्ग पर कोई भी अपना सर नहीं झुकाता था। अगर उसने अपने सर को झुका लिया तो वह तलवार का मार्ग को नहीं अपना सकता था। इसलिए आर्यन के अंदर उसके लिए कोई भी दुर्भावना नहीं थी। बस उसने उसकी तरफ देखा। उसके बाद वह बोले कि क्या मैंने पूछा कि क्या मैं अब तलवार वैली का राजकुमार बनने के लायक हूँ। उसकी बातों को सुनकर संदीप ने हाँ किया। उसके बाद वह बोला कि ये देवपुत्र, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने ज्यादा शक्तिशाली हो। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी आपको नाराज नहीं करता। उसकी बातों को सुनकर आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसके बाद वह बोला कि कभी भी किसी को नीचे की तरफ नहीं देखना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम एक तलवारबाज हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे सामने वाला इंसान तुमसे ज्यादा कमजोर है। कभी भी वक्त के साथ ढलना सीखो, तभी जाकर तुम अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा सकते हो। मैं देख सकता हूं कि तुमने बिना हृदय की तलवारबाजी सीखी है, जिसके अंदर कोई भी भावना नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कोई भावना ही नहीं है, तो तुम अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि एक बिना भावना के इंसान एक कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपने मार्ग को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तुम अपनी शक्तियों को ज्यादा बढ़ा सकते हो। उसके बाद आर्यन ने अपने पास से एक गोली निकाली और उसे खिला दिया। ये गोली वही थी जिससे शालिनी को ठीक किया था। आर्यन की गोली को खाते ही संदीप धीरे धीरे ठीक होने लगा।
वही जब बाकी के लोगों ने सुना कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि तलवारबाजी का देवपुत्र है, सभी लोग हैरानी से आर्यन को देखने लगे, क्योंकि कोई भी आज तक देवपुत्र के बारे में नहीं जानता था। सभी ने सुना था कि तलवार वैली में एक देवपुत्र प्रकट हुआ है। यहाँ तक बहुत से कम योद्धा थे जिन्होंने इस बारे में सुना था, लेकिन सभी बड़े परिवारों को अच्छे से मालूम था कि तलवार वैली में पहले ही देवपुत्र प्रकट हो चुका था। लेकिन उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि आर्यन बिल्कुल साधारण लगता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्यन की शक्ति को देखा, उन्हें जानते थे कि आर्यन कोई ऐसा चरित्र नहीं है जिसे बोलो अपमान कर सकते थे। उन्होंने अपनी बहनों को पूरी तरह से दबा दिया। वहीं जितने भी लोग आर्यन की तरफ बढ़ने वाले थे, वे सभी लोग पीछे हट गए। कोई भी आर्यन को इस वक्त अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वे लोग आर्यन से हार जाते तो उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी। इसलिए किसी ने भी आगे आने की कोशिश नहीं किया। सभी लोग भारी ही थे, तभी सभी को खांसी की आवाज आई। सभी ने उस तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा जो अभी अभी आया था, उसने कहा कि दोस्त, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को अभी भी लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इस अवसर के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे सामने है। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर अंदर जा सकते हैं। उसके बाद इन सभी चीजों के बारे में मालूम कर सकते हैं। बाद में हमारे जो भी मसले हैं वह हम बाहरी दुनिया में उसे सुलझा सकते हैं। पर क्या अभी डोमेन से निकलने के बाद भी सुलझा सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर यह फैसला करना चाहिए कि हम कैसे जगह को प्रकट करें और इसके बारे में जानें, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इस वक्त दोनों महान जानवर लड़ रहे हैं, तो इस वक्त हम दोनों अंदर जाकर अवसर उठा सकते हैं। नहीं तो उसके बाद हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बातों को सुनकर बाकी सभी लोग शांत हो गए। सभी ने अपने ध्यान में मनन करना शुरू कर दिया। तभी वह लड़का धीरे से आर्यन के पास आया। उसके बाद वह बोला कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं मित्तल परिवार का राजकुमार और सौरभ मित्तल हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। आर्यन ने उसकी बातों को सुना तो उसने भी मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया। उसके बातों को सुनकर बाकी सभी लोग शांत हो गए। सभी ने अपने ध्यान में मनन करना शुरू कर दिया। तभी वह लड़का धीरे से आर्यन के पास आया। उसके बाद वह बोला कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं मित्तल परिवार का राजकुमार और सौरभ मित्तल हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। आर्यन ने उसकी बातों को सुना तो उसने भी मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया। उसे यह मित्तल परिवार से कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसने उससे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदर जाना चाहिए। मैं अपनी दूसरी खोज ले जा सकता हूँ। आप लोग जैसे चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आर्यन वहां से चला गया। सभी लोगों को समझ नहीं आया कि आर्यन के पास इतने रूढ़ होने की वजह क्या थी। सभी लोग गुस्से में उसे देख रहे थे। तभी एक लड़का उससे बोला कि अरे, आपको उसे बेवकूफ लड़के के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम लोग अंदर जा सकते हैं। जितने कम लोग होंगे हमारे लिए भी इतना ही अच्छा होगा। उसके बाद पर भी सौरभ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसके बाद वह बोला कि भाई, ऐसा मत बोलो। अभी उसने अपनी बातों को पूरा ही किया था कि अचानक से वहां पर एक थाप की आवाज आई। उसके बाद और लड़का कुछ दूर जाकर गिरा। तभी ही वहां पर संदीप आ गया। उसने कहा कि तुम क्या इस लायक हो कि तुम हमारे देवपुत्र के बारे में कुछ कह सको? इस वक्त तक संदीप की चोटें कुछ वक्त तक ठीक हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने की सोची, अचानक से उसके आर्यन के बारे में पूरी बात करने की बात सामने आ गई। जब सभी ने ये देखा तो किसी ने कुछ करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि सौरभ ने भी कुछ करने की कोशिश नहीं की। तभी सौरभ बोला कि मास्टर, आपको नहीं लगता कि आपका गुस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा है? मुझे लगता है कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। वह तो बस मजाक कर रहा था। उसकी बातों पर संदीप ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा कि मजाक? इस वक्त मजाक उसे बर्दाश्त किया जा सके, यहाँ तक कि उसके परिवार के लीडर को भी हमारे देवपुत्र के सामने सर झुका के बात करनी होगी और वह देवपुत्र का मजाक उड़ा रहा है। जब सौरभ ने ये सुना तो उसके अंदर गुस्से का घर बनने लगा, लेकिन किसी को उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला कि ठीक है, मैं हमेशा समझा दूंगा। उसके बाद उसने उसे लड़के की तरफ देखा और बोला कि राजेश, तुम्हें माफी मांग लेना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर राजेश नाम के लड़के ने गुस्से में अपने दांत भींचे। उसके बाद उसने संदीप से दोबारा से माफी मांगते हुए कहा कि हे मास्टर, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद तुम पर संदीप ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह अंजलि के पास चला गया। अंजलि ने नहीं देखा, मुझे लगता है कि हमें देवपुत्र के पास हमें चाहिए। उसके बाद सुनते ही सभी के लोग संदीप के साथ वहां से चले गए। वहीं जब जब अन्या और शालिनी ने ये देखा तो उनके चेहरे की मुस्कान बढ़ गई। वे लोग भी अंजलि के साथ साथ वहां से चले गए। उन लोगों को जाने के बाद सभी लोग गुस्से में आ गए। तभी परिवार के एक लड़के ने आकर सौरभ से कहा कि राजकुमार, आपको नहीं लगता कि तलवार वैली अपने हाथ से ज्यादा बढ़ती जा रही है? उसकी बातों को सुनकर उस लड़के ने मैं अभी भी मुस्कान लेते हुए कहा कि आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी यह करेगा वक्त आने पर खुद को खुद समझ जाएगा।
बस आप इस बात की चिंता न करें, मैं इसका रिप्लाई जरूर नहीं हूं। उसके बाद उसने कहा कि हमें अंदर जाने के लिए सोचना चाहिए। वही शर्मा परिवार के लोग अभी भी हैरानी से अन्या के लिए गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि अन्या आखिर तलवार वैली की राजकुमार के साथ उसका क्या रिलेशन था, पर उन्होंने कुछ करने की जरूरत नहीं समझी। इस वक्त वह लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आर्यन इस वक्त उन लोगों से कुछ ही दूर पर तीसरी रहस्यमयी जगह पर आ चुका था। ये किसी सबसे खतरनाक जगह थी, लेकिन जैसे ही आर्यन वहां पर आया, उसे ऐसा लगा कि वह किसी जन्नत में आ गया है। ये जगह बहुत ज्यादा हरी भरी थी। अगर कोई भी यहाँ बैठा तो एक पल के लिए उसे लगता है कि ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। लेकिन अगर कोई भी इसकी खूबसूरती में आकर्षित हुआ तो सबसे बड़ा धोखा खा सकता था। यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती थी। कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतनी खूबसूरत दिखने वाली जगह इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि किसी की भी जान ले सकती थी। आर्यन जानता था कि जितनी ही खतरनाक होती है तो बहुत ही गंभीरता से लिया। उसने अपनी मार्शल भावना को धीरे धीरे पूरी तरह से फैला दिया, पर उसे ऐसे लग रहा था कि रात में दीवार के बाहर कुछ ऐसी शक्ति थी जो उसकी मार्शल भावनाओं को अंदर नहीं जाने दे रही थी। इसलिए उसने किसी तरह अपनी भावनाओं को संभाला और अंदर जाने की सोची। अभी वह जाने ही वाला था कि तभी अचानक से वहां पर अंजलि प्रकट हो गई। उसके पीछे पीछे तलवार वैली के लोग और अन्या भी प्रकट हुई। जब उन लोगों ने आर्यन को अंदर जाते हुए देखा तो अंजलि तेजी से आर्यन के सामने आ गई। उसके बाद वह बोली कि देवपुत्र, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। आपको नहीं मालूम कि यह जगह कितनी तरह खतरनाक है। आज तक जितने भी योद्धा इसके अंदर गए हैं, यहाँ तक कि अमर तत्वों के स्तर का योद्धा भी पूरी तरह से मारा जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर जाना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर आर्यन ने इसके बारे में बोला कि तुम इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ तक कि हर पूजा जाने की मेरे मास्टर भी आज तक उन्होंने मुझे नहीं देखा। तुम्हें लगता है कि क्या तलवार वैली के लिए मैं अपने किसी काम को रोक दूंगा? उसके बाद तो कुछ सुनकर अंजलि ने अपनी बातों को खींच लिया, लेकिन उसने अपनी जगह से हटने की कोशिश नहीं की। वही उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए अंजलि को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। इस वक्त अन्या और शालिनी भी वहां पर आ गईं। उन लोगों ने भी आर्यन को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि आर्यन, सच में तुम्हें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बड़ी दीदी को क्या बताऊंगी। उसके बातों को सुनकर आर्यन ने अभिभाव से अन्या की तरफ देखा। उसके बाद वह बोला कि तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को कोई साधारण चीज समझ रहा हूं जो कहीं पर जाकर खत्म कर दूं। अगर मैं यहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं रहता तो तुम्हें लगता है कि मैं फ्री में अपनी जिंदगी जाकर गंवा दूंगा। सभी को लगा उसकी बातों में तुम था, पर कोई भी आज तक उस जगह से वापस नहीं आया था। तभी अन्या ने कहा कि जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारे साथ हम लोग भी जाएंगे, नहीं तो तुम अंदर नहीं जा सकते। उसकी बातें इस वक्त संदीप थोड़ा सा हिचकिचाया था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि अंदर जाने की क्या कीमत हो सकती है। क्योंकि उसे पहले ही मालूम था कि यह जगह कितनी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन देवपुत्र और राजकुमारी अंदर जा रहे थे, इसलिए वह अपने आप को नहीं रोक सकता था। आर्यन ने तीनों को देखा तो उसने अन्या से कहा कि इस वक्त इसके लिए एक ही छोटी थी, नहीं तो उसी में उसे अंदर नहीं जाने देती। वह चाहता तो उन्हें झटका के जा सकता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसे जाने के बाद वे लोग भी उसके पीछे पीछे आ सकते थे और खतरे में पड़ सकते थे। इसलिए आर्यन ने इस बात की गलती करने की कोशिश नहीं की और उनसे कहा, ठीक है, तुम लोग आ सकते हो, लेकिन कोई भी मेरी बातों को टालने की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरे आगे की बिना कुछ करने की कोशिश की तो मैं इस वक्त भरी दुनिया में भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर तीनों ने हाँ किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम जो कहोगे हम लोग वही करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उसके बाद वे लोग राजी हो गए। तभी आर्यन ने संदीप और बाकी लोगों से कहा, ठीक है, उसके बाद तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मुझे लगता है कि अगर तुम लोग मेरे पीछे आओगे तो अगर मैं खतरे में पड़ा तो तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे बल्कि और भी खतरा बढ़ा दोगे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों को बाहर ही रहना चाहिए। उसके बाद संदीप कुछ करना चाहता था, लेकिन आर्यन ने कहा, अपने देवपुत्र की बातों को टालना चाहते हो? उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए ये संदीप हिचकिचा गया। फिर उसने कहा, ठीक है राजकुमार, हम लोग यहीं पर आपका इंतजार करेंगे, पर आपको खतरा महसूस हो तो आप लोग हमें संदेश भेज सकते हैं। हम एक पल में आपको बचाने के लिए आ सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर आर्यन ने कहा, ठीक है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह तीनों लड़कियों के साथ अंदर चला गया। वहीं इस वक्त दूसरा लड़का बोला कि युवा मास्टर, क्या आपको लगता है कि देवपुत्र अंदर सुरक्षित रह सकते हैं? क्योंकि आज तक कोई अमर तत्व के योद्धा के अंदर नहीं जा पाया। यहाँ तक कि एक अमर राजा ने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की थी, कुछ ही वक्त बाद उसकी चीखें सुनाई दी थी और आज तक कोई भी उसके बारे में नहीं जान पाया। यहाँ तक कि उसकी लाश तक नहीं मिली। वह आज तक बाहर नहीं आ पाया है। उसकी बातों को सुनकर संदीप ने हाँ किया।
उसके बाद वह बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग देवपुत्र को रोक सकते हैं? पर हम उम्मीद करते हैं कि राजकुमारी के पास कोई ऐसा उपाय होगा कि वह देवपुत्र को खतरे से बचा सके। उन दोनों ने जब उसकी बातों को सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम लोग पर यहीं पर उनका इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद हिलो उनसे बात कर सकते हैं कि वे लोग दोबारा से आगे क्या हमें इस बात की जानकारी पूर्वजों को देना चाहिए। उसकी बात पर सौरभ बोले कि अभी हम लोग यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि अगर राजकुमारी या देवपुत्र को दोनों में से किसी को छुआ तो हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। आज भी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर ठाकुर परिवार की भी कुछ लोग आ गए। जैसे ही उन्होंने संदीप को देखा, उन्होंने इसका अभिवादन किया। इस वक्त उनके चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। उन्होंने कहा कि भाई संदीप, क्या तुम्हें राजकुमारी को यहाँ पर देखा है? कुछ वक्त से ही राजकुमारी नहीं मिल रही है। हमने मालूम किया तो मालूम चला कि वह तुम्हारे देवपुत्र के साथ थी। उन्हें भी जब सुना था कि उनकी राजकुमारी पहले से ही तलवारबाजी के देवपुत्र के साथ है, तो उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि क्या तलवार वैली का देवपुत्र पहले से ही हाजिर हो चुका है। लेकिन उन्हें इस बात की पूरी तरह से जानकारी मिल चुकी थी कि तलवार वैली हाजिर हो चुका है और उसके साथ साथ उनके शर्मा परिवार की राजकुमारी और तलवार वैली की राजकुमारी के साथ साथ ठाकुर परिवार की राजकुमारी भी थी। उसे थोड़ा सा हैरानी हुआ कि आखिर वे एक दूसरे को कैसे जानते थे, क्योंकि अगर देवपुत्र पहले से ही आया हुआ है तो वह इतनी जल्दी तो किसी को नहीं जानता होगा। फिर उसने इस बात की थोड़ी सी चिंता थी। पर जैसे ही वह यहाँ पर आए तो उसने देखा कि शालिनी यहाँ पर नहीं थी और वहां के सिर्फ संदीप ही थे और बाकी लोग नहीं दिख रहे थे। जब संदीप ने उसकी बातों को सुना तो उसने कहा कि तीनों राजकुमारी के साथ साथ देवपुत्र अंदर जा चुके हैं। हमने बहुत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे लोग नहीं रुके। जैसे ही संदीप ने अपनी बातों को पूरा किया, उस लड़के के मुंह से आह निकल गई। उसने तेजी से संदीप के पास आ गया। उसके बाद वह बोला कि तुम क्या बोल रहे हो कि राजकुमारी अंदर चली गई है? तुम लोगों ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि वह जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। आज तक कोई भी इस जगह से वापस नहीं आया हुआ है। जब संदीप ने उसकी बातों को सुना तो उसने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक हूं कि राजकुमारी और देवपुत्र को रोक सकूं? क्या वे लोग मेरी बातों को मानेंगे? उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए उस लड़के ने हाँ किया। उसके बाद वह बोला कि मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले ही आ जाना चाहिए था, जिसकी वजह से राजकुमारी नहीं जा पाती। अब हमें जल्द से जल्द इस बात की जानकारी परिवार के प्रमुख को देनी चाहिए। उसने अपने पास से एक पत्र निकाला। अभी इस बात की जानकारी देने ही वाला था कि तभी एक योद्धा ने कहा कि हे मास्टर, मुझे नहीं लगता कि अभी हम इस बात की जानकारी परिवार को देना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि अगर इस बात की जानकारी परिवार को लग जाती है तो राजकुमार की स्थिति खतरे में आ सकती है। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि परिवार की स्थिति क्या है। किसी को भी मालूम चल जाता है कि राजकुमार ने इतनी बेवकूफी बड़ी काम किया है तो उनकी पद को अच्छा ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और उनके बाकी के राजकुमार भी फायदा उठा सकते हैं। उसके बातों को सुनकर उस लड़के ने हाँ किया। उसके बाद वह बोला कि तुम ही बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर राजकुमारी को कुछ भी हो गया तो मैं अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगी, क्योंकि राजकुमारी है और राजकुमार पहले से ही इस डोमेन में है। वह राजकुमारी को बहुत ज्यादा मानते हैं। अगर राजकुमार को इस बारे में मालूम चल गया तो हम लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस बात की जानकारी पहले से ही पूरे डोमेन में पहुंच चुकी है कि ठाकुर परिवार के राजकुमारी तलवार वैली के देवपुत्र के साथ है। इसलिए उन्हें इस बात को पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर उन्हें इस बात की जानकारी पहुंच जाती है तो कोई बात नहीं, मगर वह ये जान जाते हैं तो बहुत परेशानी बढ़ सकती है। जो बाकी के लोगों ने उसकी बातों को सुना था कि भी चेहरे पर परेशानी के भाव आ रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह मालूम चलना चाहिए, नहीं तो वह तलवार के लिए और ठाकुर परिवार के बीच झाड़ बढ़ सकता है। उसकी बातों को सुनकर संदीप भी थोड़ा सा हैरान था। उसने भी कभी ऐसा होकर फिर भी उसने कहा कि आप लोग किस बात की भरोसा रखना चाहिए कि उनके साथ साथ हमारी राजकुमारी भी गई है, यहाँ तक कि शर्मा परिवार की राजकुमारी भी है। अगर देव पुत्र को इस बात की अंदाजा नहीं होता कि वह उनकी जान को बचा सकते तो कभी भी अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद तक सुनते ही सब लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन कहीं दूसरी तरफ आरटीसी जगह पर चला गया था। वह इस दुनिया की सबसे खतरनाक जगह थी, जिसके बारे में आज तक हर कोई जानता था कि कोई भी यहाँ से बच के नहीं गया था। आर्यन को इस बात की थोड़ी चेहरा नहीं है, क्योंकि ये कहने के लिए जितना ज्यादा खतरनाक था, आसपास की जगह भी देखने में उतनी ही ज्यादा खूबसूरत थी। आयरन के पीछे पीछे तीनों लड़कियां शालिनी, आन्या और अंजलि तीनों साथ जा रही थी। बहुत से लोगों ने यहाँ पर आने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी आंसर बच के नहीं गया था। भले ही आर्यन को इस बारे में डर ना हो, लेकिन उन तीनों लड़कियों को दिल में पहले से ही डर था। उन्हें समझ में नहीं आया था कि आर्यन आखिर में इस रहस्यमय जगह में आने की कोशिश क्यों कर रहा था। पर जैसे भी वे लोग कुछ देर अंदर चले गए, अचानक से पूरा माहौल पूरी तरह से बदल गया। आसपास जितनी भी रहस्यमय जगह लग रही थी वह पूरी तरह से बदल चुकी। आर्यन ने तीनों लड़कियों के साथ उस हरे भरे इलाके में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनके पीछे का रास्ता अचानक गायब हो गया।
जिस जन्नत जैसी जगह में वे आए थे, वह एक पल में एक भयानक जंगल में बदल गई। पेड़ की डालियां किसी सांप की तरह मुड़ी हुई थी और उनकी पत्तियां खून के लाल रंग की थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडी और भारीपन था, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अंजलि, अन्या और शालिनी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उनकी आंखें उस रहस्यमयी बदलाव को देखकर चौड़ी हो गईं। शालिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, आर्यन, यह क्या है? अभी तो सब कुछ ठीक था। आर्यन ने शांत रहते हुए अपने चारों ओर देखा। उसकी मार्शल भावनाएं इस जगह की अजीब ऊर्जा को महसूस कर रही थी। उसने कहा, यही इस जगह का असली रूप है। इसकी सुंदरता एक धोखा है जो तुम्हें फंसाने के लिए है। अगर तुम इसकी खूबसूरती में खो जाते तो कभी बाहर नहीं निकल पाते। अन्या ने डरते हुए कहा, तो हम क्या करेंगे? क्या हम वापस नहीं जा सकते? आर्यन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हमें आगे ही बढ़ना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी चेतना को फैला दिया। वह महसूस कर सकता था कि इस जगह की हर एक चीज में एक खतरनाक ऊर्जा भरी हुई थी। वह ऊर्जा किसी भी समय हमला कर सकती थी। मेरी बात ध्यान से सुनो, आर्यन ने तीनों लड़कियों से कहा। कोई भी मेरी अनुमति के बिना एक कदम भी आगे या पीछे नहीं बढ़ेगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तुरंत बाहर भेज दूंगा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, पेड़ों के पीछे से अजीब से जानवर निकलकर उन पर झपटे। उनके शरीर पर कांटे थे और मुंह से जहर निकल रहा था। वे बहुत तेजी से हमला कर रहे थे। तीनों लड़कियां डर गईं, पर उन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकालकर उनका सामना करने की कोशिश की। लेकिन उन राक्षसी जानवरों का शरीर बहुत कठोर था, उनकी तलवारों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक जानवर ने अन्या पर हमला किया और वह दूर जाकर गिर गई। इससे पहले कि वह उसे और नुकसान पहुंचा पाता, आर्यन ने अपनी तलवार से एक बिजली जैसी तेज वार किया। एक ही झटके में वह जानवर दो टुकड़ों में कट गया। बाकी जानवर आर्यन पर झपटे, लेकिन आर्यन ने अपनी मार्शल भावना का इस्तेमाल किया और एक ही वार में उन सभी को मार गिराया। अन्या ने आर्यन की ओर देखा। वह हैरान थी। तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। ये सिर्फ एक चेतावनी है, आर्यन ने कहा। यहाँ के हर जानवर का शरीर बहुत कठोर है। उन्हें मारना आसान नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो। वे फिर से आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद उन पर एक और हमला हुआ। इस बार हमला जमीन के अंदर से हुआ। जमीन से एक बड़ा सा सांप निकलकर आया, जिसका मुंह आग उगल रहा था। अंजलि और शालिनी ने डरकर पीछे हटना चाहा, पर सांप ने उन पर हमला कर दिया। आर्यन ने तुरंत उन पर अपनी तलवार से वार किया, लेकिन सांप का शरीर बहुत मजबूत था। वह फिर से उन पर झपटा, लेकिन इस बार आर्यन ने अपनी मार्शल भावना का इस्तेमाल किया और एक ढाल बनाई। ढाल ने सांप के हमले को रोक दिया। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और सांप को एक जोरदार वार किया। सांप का सिर कट गया और वह जमीन पर गिर गया। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आर्यन ने कहा। यहाँ का हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। धुंध भरी संरचना। वे आगे बढ़ते रहे और एक अजीब जगह पर आ गए, जहाँ चारों ओर सिर्फ धुंध थी। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। क्या हुआ? शालिनी ने घबराकर पूछा। हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? यह एक धुंध भरी संरचना है, आर्यन ने कहा। इसका काम किसी भी योद्धा को पागल करना है। यह तुम्हें भ्रम में डाल देगी। तो हम क्या करेंगे? अन्या ने पूछा। हमें यहाँ से कैसे निकलना होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, आर्यन ने कहा। कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो वह हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएगा। वे सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़े। वे महसूस कर सकते थे कि धुंध उनके दिमाग पर असर कर रही थी। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। यहाँ कोई नहीं है, आर्यन ने कहा। यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो और इस धुंध से लड़ो। तीनों लड़कियों ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। वे अपनी अपनी मार्शल भावना को एक साथ जोड़ रही थी। वे आगे बढ़ते रहे। तभी उनके सामने एक बड़ा सा फाटक आया। यह पत्थर से बना था और उस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। फाटक के दोनों तरफ दो बड़े पत्थर के शेर थे। ये है पहला दरवाजा, आर्यन ने कहा। हमें इसे खोलना होगा। शालिनी ने अपने तलवार से फाटक पर वार किया, पर उसकी तलवार टकराकर टूट गई। उसने हैरानी से देखा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, आर्यन ने कहा। इसे खोलने के लिए हमें अपनी अपनी मार्शल भावना को एक साथ जोड़ना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तीनों लड़कियों ने हाँ किया। उन्होंने अपनी अपनी मार्शल भावनाओं को एक साथ जोड़ा। वे तीनों तलवारवैली, शर्मा परिवार और ठाकुर परिवार से थीं। उनकी भावनाएं अलग अलग थीं, पर उन्होंने एक साथ काम करने की कोशिश की। धीरे धीरे एक प्रकाश की किरण फाटक पर पड़ी और वह खुल गया। वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल था, जो चारों तरफ से अंधेरे में था। सिर्फ एक जगह पर एक रोशनी चमक रही थी। वे उस रोशनी की तरफ बढ़े।
देवपुत्र, मुझे डर लग रहा है, शालिनी ने कहा। मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी है। अंजलि ने भी हाँ किया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा की ऊर्जा महसूस हो रही है। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और वह बहुत ही शांत लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो, जो यहाँ तक आ गए। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक गहरी, शांत चमक थी। तुम यहाँ तक आ गए, पर यह मत समझो कि तुम जीत गए हो, उन्होंने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा। यहाँ का हर कदम एक इम्तिहान है और मैं तुम्हारा पहला इम्तिहान हूँ। अचानक बूढ़े आदमी के चारों ओर एक गहरा भूरा धुआं उठने लगा। यह धुआं कोई साधारण धुआं नहीं था। यह उन सभी योद्धाओं की निराश आत्माओं से बना था जो यहाँ आकर अपनी जान गंवा चुके थे। धुआं घना होता गया और आर्यन और तीनों लड़कियों को चारों ओर से घेर लिया। आर्यन ने तुरंत अपनी मार्शल भावना को फैलाया और एक ऊर्जा ढाल बनाई। लेकिन धुआं इतना शक्तिशाली था कि ढाल भी कमजोर पड़ने लगी। अंजलि, अन्या और शालिनी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। धुएं के अंदर उन्हें अजीब अजीब चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो उनकी ओर देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे, तुम भी यहाँ मारे जाओगे। यह एक भ्रम है, आर्यन ने तेजी से कहा। इस धुएं में फंसे हुए लोगों की आत्माएं हैं, जो तुम्हें डराना चाहती हैं। अपनी मार्शल भावना को मजबूत करो और इसे अपने अंदर मत जाने दो। तीनों लड़कियों ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, पर धुआं उनके दिमाग में घुसने लगा। उन्हें अपने सबसे बड़े डर दिखाई देने लगे। अंजलि को अपने परिवार के पतन का डर सता रहा था, अन्या को अपनी बड़ी बहन को खोने का डर और शालिनी को अपने राज्य के नाश का डर। आर्यन ने देखा कि तीनों लड़कियां कमजोर हो रही थीं। वह जानता था कि अगर वे इस भ्रम में फंस गईं, तो वे हमेशा के लिए अपनी चेतना खो बैठेगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को सबसे ऊंचे स्तर पर केंद्रित किया। मैं इस भ्रम में नहीं फंसूंगा, उसने अपने मन में चिल्लाया। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ क्यों आया हूं। आर्यन की चेतना एक तेज रोशनी की तरह चमकने लगी और उसकी ऊर्जा ने धुएं को फाड़ दिया। उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा तीनों लड़कियों के दिमाग में भेजा और उन्हें भ्रम से बाहर निकाला। जैसे ही वे होश में आईं, बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। तुमने यह इम्तिहान पास कर लिया, उन्होंने कहा। लेकिन अगला इम्तिहान इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। बूढ़ा आदमी अपनी जगह से गायब हो गया और उनके सामने एक और बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा लोहे का बना था और उस पर अजीबोगरीब चिन्ह थे। तो यह है अगला पड़ाव, आर्यन ने कहा। चलो चलते हैं। तीनों लड़कियां अब और भी ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थीं। वे जान चुकी थी कि आर्यन पर भरोसा करना सही था और वे उसके साथ किसी भी खतरे का सामना कर सकती थी। वे लोहे के दरवाजे से अंदर गए तो एक विशाल हॉल उनके सामने फैला हुआ था। ये हॉल इतना बड़ा था कि इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर की दीवारों पर अनगिनत तलवारें लगी हुई थीं। ये तलवारें अलग अलग आकार और रंग की थीं, कुछ चमकीली और नई लग रही थीं, तो कुछ जंग लगी हुई और सदियों पुरानी। हॉल की हवा में एक अजीब सी धातु की गंध थी, जो सीधे दिमाग पर असर करती थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पीछे का दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। हॉल की छत से एक धीमी रोशनी नीचे आ रही थी, जिससे तलवारें और भी डरावनी लग रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। ये बूढ़ा आदमी पहले वाले से बिल्कुल अलग था। उनके बाल सफेद और लंबे थे और उनकी आंखों में गहन ज्ञान की चमक थी। उनके हाथ में एक साधारण सी लेकिन बेहद पुरानी तलवार थी। तुम यहाँ तक पहुंच गए, बूढ़े आदमी ने कहा, उनकी आवाज में एक पुरानी खुरदुरी आवाज थी। ये जगह सिर्फ बहादुरों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो अपनी तलवार की आत्मा को समझते हैं। आर्यन ने शांत होकर पूछा, तो आपका इम्तिहान क्या है, मास्टर? बूढ़े आदमी ने अपनी तलवार को हवा में लहराया। यह इम्तिहान तुम्हारी ताकत का नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई का है। यहाँ की हर तलवार एक योद्धा की कहानी कहती है। तुम सबको अपनी अपनी तलवार चुननी होगी और उस तलवार की कहानी को महसूस करना होगा। अंजलि, अन्या और शालिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ नहीं पा रही थी कि इसका मतलब क्या था। अगर तुम उस तलवार की कहानी को नहीं समझ पाए, तो वह तलवार तुम्हें अपना दुश्मन मान लेगी और तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लेगी, बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी। अचानक दीवारों से एक तेज ऊर्जा निकली और हवा में मौजूद सभी तलवारें कंपन करने लगी। वे अपनी जगह से निकलकर हवा में घूमने लगी, जैसे वे किसी को बुला रही हो। अब अपनी अपनी तलवार चुनो, बूढ़े आदमी ने कहा। अंजलि, अन्या और शालिनी ने अपनी मार्शल भावना का इस्तेमाल किया और एक एक तलवार अपनी ओर खींचने लगी। अंजलि की मार्शल भावना ने एक लंबी सीधी तलवार को अपनी ओर खींचा। यह तलवार तलवार वैली के प्रतीक जैसी थी, कठोर और अनुशासित। अन्या की मार्शल भावना ने एक लचीली और सुंदर तलवार को अपनी ओर खींचा, जिसमें फूलों के डिजाइन थे। शालिनी की भावना ने एक भारी और मजबूत तलवार को अपनी ओर खींचा, जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से अपनी मार्शल भावना को निकलने दिया। उसकी भावना ने किसी भी तलवार को नहीं चुना, बल्कि सीधे हॉल के केंद्र में जाकर एक जगह रुक गई।
वहां पर जमीन के अंदर एक बहुत ही पुरानी, बिना धार की तलवार दबी हुई थी। आर्यन ने उस तलवार को अपनी ओर खींचा। बूढ़े आदमी ने हैरानी से देखा। तुमने ये क्या किया? ये तलवार सदियों से यहाँ दबी हुई है, कोई इसे छू भी नहीं पाया। आर्यन ने उस पुरानी तलवार को हाथ में लिया। वह लोहे की नहीं, बल्कि एक अजीब से पत्थर की बनी थी और उसका कोई आकार नहीं था। ये सिर्फ एक पत्थर है, शालिनी ने कहा। इसका क्या मतलब है? आर्यन ने शांत भाव से कहा, ये तलवार नहीं, बल्कि एक योद्धा की आत्मा है। जैसे ही उसने ये कहा, चारों तरफ की सभी तलवारें एक ही समय में कंपन करने लगी और उन पर हमला करने लगी। यह एक जोरदार अराजक हमला था। अब इम्तिहान शुरू होता है, बूढ़े आदमी ने कहा। तुम्हारी तलवारें तुम्हें स्वीकार करेगी या नहीं, यह अब पता चलेगा। अंजलि की तलवार ने एक सुंदर लेकिन घातक रूप ले लिया। उसने तेजी से हमला करने वाली तलवारों का सामना करना शुरू कर दिया। उसकी हर चाल अनुशासन और सटीकता से भरी थी, जैसे तलवार वैली के योद्धा करते थे। पर जब वह थकने लगी तो उसकी तलवार की ऊर्जा कम होने लगी और वह खतरे में पड़ गई। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी तलवार की आत्मा में एक गहरा दुख था। वह तलवार एक योद्धा की थी जिसने अपनी सबसे बड़ी हार का सामना किया था। वह अपने गुरु को बचाने में नाकाम रहा था। अन्या ने महसूस किया कि उसकी तलवार की आत्मा एक नर्तकी की थी जिसने अपनी कला खो दी थी। वह अपने प्रेमी के लिए अपनी कला का त्याग कर चुकी थी और इस दुख ने उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया था। मैं अपनी कला नहीं खोऊंगी, अन्या ने अपने मन में सोचा। मेरी कला ही मेरी पहचान है। उसने अपनी तलवार की आत्मा से कहा, मैं तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिलाऊंगी। उसकी तलवार की ऊर्जा फिर से बढ़ गई और उसने हमला करने वाली तलवारों को दूर धकेल दिया। शालिनी की तलवार एक भारी और मजबूत ढाल की तरह थी। वह हर वार को रोक रही थी, पर जब उस पर ज्यादा दबाव पड़ा तो वह हिलने लगी। शालिनी ने महसूस किया कि उसकी तलवार की आत्मा एक रक्षक की थी, जिसने अपने राजा को बचाने में अपनी जान दे दी थी। वह अपनी हार के लिए हमेशा से शर्मिंदा थी। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, शालिनी ने अपनी तलवार से कहा। तुम एक असली योद्धा हो। उसकी तलवार की ऊर्जा फिर से बढ़ गई और उसने सभी हमलावर तलवारों को दूर कर दिया। जब तीनों लड़कियां अपनी अपनी तलवारों की कहानी को समझकर उन्हें नियंत्रित कर चुकी थीं, तो सभी हमलावर तलवारें शांत हो गईं। वे जमीन पर गिर गईं, जैसे कि वे हार मान चुकी हो। अब सिर्फ आर्यन बचा था। उसकी पत्थर की तलवार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वह शांत था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी। तुम्हारी तलवार क्यों शांत है? बूढ़े आदमी ने पूछा। क्योंकि यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, आर्यन ने कहा। यह उन सभी योद्धाओं की आत्माओं से बनी है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और उस पत्थर की आत्मा को महसूस किया। उसने देखा कि वह पत्थर एक योद्धा की आत्मा थी, जिसने अपनी मार्शल भावना को इतना शुद्ध कर लिया था कि वह किसी भी तलवार से लड़ सकता था, बिना किसी तलवार के। तुमने इम्तिहान पास कर लिया, बूढ़े आदमी ने कहा। तुम अकेले ऐसे योद्धा हो जो इस पत्थर की आत्मा को समझ पाए। बूढ़े आदमी ने एक हाथ आगे बढ़ाया और एक छोटी सी चाबी प्रकट हुई। ये चाबी तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाएगी, उन्होंने कहा। आर्यन ने चाबी ली और बूढ़ा आदमी भी गायब हो गया। उनके सामने एक और दरवाजा खुल गया, जो एक नई जगह की ओर जा रहा था। मुझे माफ करना, गुरु, अंजलि ने मन ही मन सोचा। मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं। उसने अपनी पूरी शक्ति को अपनी तलवार में डाला और अपनी भावना को स्थिर किया। उसकी तलवार की ऊर्जा फिर से बढ़ गई और उसने हमलावर तलवारों को दूर धकेल दिया। अन्या की तलवार एक सुंदर नाचने वाली तलवार की तरह हमला कर रही थी। उसकी चालों में कोमलता थी, लेकिन वह बहुत तेजी से वार कर रही थी। पर जब उसने अपनी ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल किया तो वह कमजोर पड़ने लगी। आर्यन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह इम्तिहान किस जगह पर लगाया गया था, लेकिन उसे यह जरूर मालूम था कि डोमेन का असली खजाना कहीं और नहीं बल्कि इसी जगह पर है। इसलिए उसने हाथ में अपनी तलवार ली और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। जैसे ही आर्यन ने तलवार के बारे में पूछा, उसने जवाब दिया कि उसकी खून, पसीना, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी इसी तलवार में है, जो अभी तक पूरी तरह से सील्ड है। इस तलवार को पुराने जमाने में स्वर्ग भक्षक कहा जाता था। कहा जाता है कि यह तलवार हर एक पुरानी तलवार से भी पुरानी है। यहाँ तक कि इस तलवार को बहुत कम लोगों ने आज तक संभाल पाया है। आर्यन को वह बिल्कुल किसी पत्थर का साधारण तलवार लग रहा था, इसलिए उसने बात नहीं की। आर्यन को यह बात मालूम थी कि यह बहुत ज्यादा कीमती था और यह एक छोटे से डोमेन में पड़ा हुआ था, इसलिए उसे इसकी जानकारी थी कि यह यहाँ पर सिर्फ दुनिया में नहीं है, यहाँ तक कि अमर दुनिया में भी ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, ठीक है, तुम सब मेरे साथ अंदर जा सकती हो। उसके बाद वे लोग उस दरवाजे के अंदर प्रकट हुए। जैसे ही आर्यन वहां पर प्रकट हुआ, उसने देखा कि चारों तरफ एक सुंदर सा बगीचा था। आर्यन इस बात से हैरान था कि दो परीक्षण इतने ज्यादा खतरनाक थे तो आखिर तीसरा परीक्षण इतना आसान क्यों लग रहा था। वहीं तीनों लड़कियां आसपास की जगह से पूरी तरह से मोहित हो गई थीं। जैसे ही आर्यन ने उनकी लापरवाही देखी,
उसने झट से डरते हुए कहा, तुम लोग थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी एक पल की लापरवाही तुम्हारी जान ले सकती है। जैसे ही आर्यन ने अपनी बातें खत्म की, अचानक से तीनों लड़कियां अपनी अपनी होश में आ गईं। वे धीरे धीरे आर्यन के पीछे चलने लगी। आर्यन ने अपनी मार्शल भावना को पूरी तरह से पूरे जगह पर फैला दिया था। उसके मार्शल भावना के अंतर्गत वह यहाँ तक कि जमीन पर चलती हुई चींटी के पैर भी गिन सकता था, इसलिए उसने इस बात की ज्यादा हैरानी नहीं की, पर उसे समझ में नहीं आया था कि यह जगह इतनी ज्यादा सरहद कैसे हो सकती है। बाकी जगह इतनी ज्यादा खतरनाक थी, तो ये परीक्षा भी इतनी आसान क्यों है। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ने वाले थे, तभी वहां पर एक और बूढ़े इंसान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बच्चे, ये तुम्हारी सावधानता और तुम्हारी ताकत की परीक्षा है। अगर तुमने इस परीक्षा को पूरी तरह से पार कर लिया, तो तुम आसानी से तीनों परीक्षणों को पास कर लोगे। उसके बाद तुम्हें मालूम चलेगा कि आखिर तुम किस लिए इस जगह पर फंसे हुए हो। उसके बाद ही तुम इस जगह से निकल सकते हो। अगर तुम तीनों ने इस जगह को पार नहीं किया तो तुम अनंत काल तक यहीं पर रह सकते हो और दोबारा से तुम्हारा कभी पुनर्जन्म भी नहीं होगा। जब तीनों लड़कियों ने उस बूढ़े इंसान की बातें सुनी तो एक पल के लिए तीनों लड़कियां घबरा गईं। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर वह लोग ऐसे कैसे खतरे में पड़ सकती हैं। पर उन्होंने अपने आप को संभाला। उसके बाद उन लोगों ने आर्यन की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। जैसे ही आर्यन नॉर्मल दिख रहा था, उन तीनों ने सांस ली। जब तक आर्यन वहां पर था, वे तीनों कभी भी नहीं घबरा सकती थी। उन्हें एक ढाल सी महसूस होती थी, जैसे कि कोई भी खतरा उनके सामने ना हो, इसलिए वे तीनों धीरे धीरे आर्यन के करीब चली गईं। आर्यन ने जब उन तीनों को देखा तो उसे एक पल के लिए हंसी आ गई, लेकिन उसने ये भी जाना कि वह इन तीनों को अपने ऊपर इतना ज्यादा निर्भर नहीं कर सकता है। अगर कोई भी खतरा पड़े तो ये लोग कभी भी खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। उसके बाद वे लोग आगे जाने लगे। जैसे ही वे लोग आगे गए, तभी देखा कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना था, जिसे देखते ही कोई भी मोहित हो सकता था। आर्यन और तीनों लड़कियां झरने के पास चले गए। जैसे ही वे लोग वहां पर गए, आर्यन की नजर एक औषधि पर पड़ी। यह एक 7 लाख साल पुराना जिनसिंग था। इसे देखते ही आर्यन के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और इस औषधि को तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की। अगर वह इस औषधि को ले लेता तो वह अपनी वर्तमान स्थिति को तोड़ सकता था। इसलिए उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। आर्यन पहले ही देव आत्मा के पहले स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए अगर उसने इस चीज को लिया तो वह आसानी से अपनी वर्तमान स्थिति को तोड़ सकता था और वह आध्यात्मिक संत के 6ठे स्तर तक भी पहुंच सकता था। इसी चीज ने आर्यन को और भी ज्यादा खुश कर दिया। आर्यन जानता था कि यह औषधि उसे इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को चारों तरफ फैला दिया, पर उसे कोई भी खतरा नहीं दिख रहा था। तभी जैसे ही आर्यन उस औषधि को तोड़ने ही वाला था, तभी अचानक से महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ी शक्ति तेजी से उसकी तरफ आने वाली है। जैसे ही वह शक्ति आर्यन से टकराने वाली थी, अचानक वह अपनी जगह से गायब हो गया। आर्यन के गायब होते ही अचानक से वहां पर एक मगरमच्छ प्रकट हुआ, जिसके माथे पर एक सींग था, जिसे देखते ही आर्यन की मुस्कान एक पल के लिए बढ़ गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसने आखिर इस जानवर को कैसे महसूस नहीं किया। ये जानवर उसके आध्यात्मिक शक्ति से भी बच सकता था। उसे इस बात की बहुत ज्यादा हैरानी हुई। लेकिन तभी आर्यन ने पीछे मुड़कर उस मगरमच्छ की तरफ देखा, जो कि आर्यन को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह उसका शिकार हो। इस वक्त आर्यन को समझ में आ गया था कि वह मगरमच्छ कोई आम मगरमच्छ नहीं है। तभी इस मगरमच्छ की आवाज आर्यन के कानों में पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सबसे पसंदीदा चीज को तोड़ने की। तुम जानते हो कि यह राजा इस जगह का कितने समय से इंतजार कर रहा है और तुम मूर्ख मनुष्य मेरी जगह पर आने की कोशिश कर रहे हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि इस राजा की चीजों को छूने की क्या सजा होती है। आर्यन ने उसकी बातें सुनी तो उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ गई। उसने कहा, क्या तुम अपने आप को राजा समझते हो? मुझे लगता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। उसकी बातों को सुनते ही उस मगरमच्छ की आंखें पूरी तरह से लाल हुई। उसके शरीर से हल्की फुल्की बिजलियां भी निकलने लगी। जैसे ही आर्यन ने ये देखा, उसे थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि वह मगरमच्छ एक बिजली मूल का राक्षस था, जिसे देखते ही आर्यन की हैरानी पूरी तरह से बढ़ गई। वह जानता था कि अगर उसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया तो वह इस मगरमच्छ के सामने नहीं टिक सकता था। इसलिए उसने उसे ज्यादा भड़काने की नहीं सोची। उसके बाद वह बोला, मैं जानता हूं कि तुम जानबूझकर यहाँ पर छुपे हुए थे, ताकि हमें तुम्हारे सामने आकर तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा लापरवाही करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कोई इंसान तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पर आ पाते हैं। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक मूर्ख मगरमच्छ हो। तुम्हें लगता है कि तुम इंसानों के खिलाफ अपनी साजिश को रच सकते हो। आर्यन की बातों पर धीरे धीरे उस मगरमच्छ को गुस्सा आने लगा था। बार बार बेवकूफ कहे जाने की वजह से वह मगरमच्छ और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने कहा, छोटे बच्चे, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा तीखी है।
मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस जुबान को रहना चाहिए। उसके बाद उसने एक बिजली का गोला बनाया और सीधे आर्यन के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही बिजली का गोला आर्यन के पास आया, वह उसके चारों तरफ विघटन की शक्तियों से टकराते हुए पूरी तरह से खत्म हो गया और आर्यन की शक्ति में बदल गया। जब उस मगरमच्छ ने आर्यन की हरकत को देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि आर्यन ने आसानी से इस बिजली को कैसे सह लिया, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी आसानी से इस बिजली को नहीं सह पाता था। क्योंकि बिजलियां इंसान की या जानवर की कोई भी हो, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती थी। हर कोई अगर किसी से डरता था तो वह सबसे ज्यादा बिजलियों से डरता था, लेकिन आर्यन ने उसे ऐसे पकड़ लिया है जैसे कि वह किसी ट्रॉफी को पकड़ रहा हो, इसलिए उस मगरमच्छ का हैरान होना तो बनता ही था। तभी उसने कहा, बच्चे, आखिर को तुम कौन हो? और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर आसानी से आ सकते हो। जहां तक कि मुझे लगता है कि यह तीसरा परीक्षण होना चाहिए। उस बूढ़े इंसान ने मुझे पता नहीं कब से बंद करके रखा हुआ है। उसे इस बात की सजा तो देनी ही होगी। जैसे ही मैं यहाँ से छूटूंगा, सबसे पहले मैं उस बूढ़े को मारूंगा। उसके बाद मैं तुम इंसानी दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जब आर्यन ने उसकी बातें सुनी तो उसकी चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने कहा, क्या तुम इस इंसानी दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर दोगे? तुम सबसे पहले तो मुझे नहीं हरा सकते, उसके बाद भी तुम एक इतनी बड़ी दावा करने की कोशिश करते हो कि तुम इंसानी दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। लेकिन आर्यन की बातों पर उन तीनों लड़कियों ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उस मगरमच्छ के अंदर गुस्से का भावर बनता जा रहा था। उसने अपने दांतों को खींचते हुए कहा, छोटे बच्चे, तुम्हारी भी जुबान सच में बहुत ज्यादा तीखी है। इसके बाद वह तेजी से आर्यन की तरफ बढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी में पूरी तरह से वज्र को भर लिया था और सीधा आर्यन के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही आर्यन ने उसके मुके को देखा, उसने भी अपने मुके से सीधे उस मगरमच्छ के मुके पर वार कर दिया। दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। आर्यन को बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कोई राक्षसी जानवर उसकी शक्ति को संभाल पाएगा, पर उसके सामने ही यह घटित हो रही थी कि वह मगरमच्छ आसानी से उसकी शक्तियों को संभाल पा रहा था। यही चीज थी जो आर्यन को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। आर्यन ने भले ही अपनी पूरी शक्ति को नहीं लगाया हो, लेकिन कोई ऐसा जानवर जो कि सिर्फ एक मुट्ठी से उसकी शक्तियों को सह सकता था, यही बात आर्यन को और भी ज्यादा हैरान कर रही थी। पर आर्यन ने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। वह जान रहा था कि इस वक्त यह सोचने का वक्त नहीं है। उसने तेजी से अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और दोबारा से उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ गया। वहीं उस मगरमच्छ ने जब आर्यन को ऐसे हमला करते हुए देखा तो उसके अंदर भी गुस्से का भावर दोबारा से बनने लगा। उसने अपनी शक्तियों को दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी मुट्ठियों में चारों तरफ अभी और भी ज्यादा बिजली कड़कने लगी थी। जैसे जैसे बिजली कड़कती जा रही थी, आसपास की जगह पर पूरी तरह से दबाव बढ़ने लगा। यह दबाव इतना ज्यादा था कि उन तीनों लड़कियों के ऊपर भी पसीने की बूंदें आने लगी थी। वहीं सबसे ज्यादा हैरान तो तीनों लड़कियां थी कि आर्यन इतनी आसानी से एक राक्षसी जानवर से लड़ रहा था, जैसे कि वह किसी आम इंसान से लड़ रहा हो। भले ही वह किसी आम इंसान को आसानी से हरा देता हो, लेकिन एक राक्षसी जानवर जो कि एक बिजली मूल का राक्षसी जानवर था, वह और भी ज्यादा डरावना जानवर था। वहीं सबसे ज्यादा हैरान तो तीनों लड़कियां थी कि आर्यन इतनी आसानी से एक राक्षसी जानवर से लड़ रहा था, जैसे कि वह किसी आम इंसान से लड़ रहा हो। भले ही वह किसी आम इंसान को आसानी से हरा देता हो, लेकिन एक राक्षसी जानवर जो कि एक बिजली मूल का राक्षसी जानवर था, वह और भी ज्यादा डरावना जानवर था। इनका मिलना बहुत कम होता था, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया में भी बहुत कम बिजली मूल राक्षस थे, लेकिन कहा जाता था कि ये राक्षस बहुत ज्यादा घमंडी के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे, जो अपने आसपास किसी को भी अपने में नहीं मिलते थे। लेकिन इस वक्त आर्यन उसे आसानी से दबा रहा था, जबकि वह उससे कुछ स्तर नीचे था, जो अपने आसपास किसी को भी अपने में नहीं मिलते थे। लेकिन इस वक्त आर्यन उसे आसानी से दबा रहा था, जबकि वह उससे कुछ स्तर नीचे था। उनकी नजर में आर्यन सिर्फ एक मार्शल देव आत्मा तक का योद्धा था, लेकिन वह एक आसानी से किसी अमर आत्मा के राक्षसी जानवर को हरा सकता था। यही चीज थी जो इतनी ज्यादा हैरान कर रही थी। जैसे ही आर्यन ने अपनी शक्तियों से दोबारा वार किया, वह राक्षस दोबारा से कुछ दूर जाकर गिरा। आर्यन भी 10 कदम पीछे हट गया। उसने भी अपनी शक्तियों को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, पर वह ज्यादा नहीं घबराया। उसने दोबारा से उस राक्षस की तरफ देखा। इस वक्त राक्षस की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उसने गुस्से में अपने दांतों को खींचा। तभी उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस वक्त अचानक से उसके पीछे एक 9 सिरों वाले मगरमच्छ की आकृति प्रकट हुई। यह आकृति इतनी भयानक थी कि आसपास की जगह भी उस आकृति को सहन नहीं कर पा रहा था। कहा जाता है कि जब कोई योद्धा अमर आत्मा पर पहुंच जाता है तो वह अपने पूर्वज की किसी एक आत्मा को जागृत करता है, जो कि उनकी कुछ शक्तियों को उधार ले सकता है। जिसके खून की शुद्धता जितनी ज्यादा होती है, वह उतनी ही शक्तियां ले सकता है। इसलिए आर्यन को इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे पहले से इस बात की जानकारी थी।
पर उसने अभी तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था। वह भी जब से देव आत्मा पर पहुंचा था, आसानी से अपने पूर्वज को बुला सकता था, लेकिन उसने इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से अपनी दाहिनी मुट्ठी में भरा और तेजी से दोबारा से उस मगरमच्छ के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही आर्यन ने उसके ऊपर हमला किया, अचानक से आर्यन की मुट्ठी के ऊपर धीरे धीरे एक नीला शल्क बनने लगा। ये शल्क धीरे धीरे उसके पूरे हाथ में फैल गया, जैसे कि आर्यन का हाथ कोई इंसानी हाथ ना होकर बल्कि एक ड्रैगन का हाथ हो। आर्यन ने पूरी तरह से नील ड्रैगन पॉव का इस्तेमाल किया, जिससे उसके आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा दरार आने लगी। वहीं मगरमच्छ ने भी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया था। उसने भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और आर्यन के ऊपर सीधे हमला कर दिया। जैसे ही दोनों टकराए, अचानक से आसपास की कई जगहों में दरारें आने लगी। यही नहीं, आर्यन और मगरमच्छ दोनों जहां पर टकराए थे, वहां पर एक धमाका हुआ और मगरमच्छ कुछ दूर जाकर गिरा। आर्यन की भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, वह भी कुछ दूर जाकर गिरा। उसकी हाथ की हथेली पूरी तरह से फट चुकी थी और उसके हाथों से खून आ रहा था, लेकिन आर्यन ने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया। उसने अपने पास से अमृत की एक बोतल निकाली और उसे पूरी तरह से पी गया। वहीं दूसरी तरफ मगरमच्छ की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने जैसे ही आर्यन के ऊपर हमला किया, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन इतना ज्यादा खतरनाक है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। वह ऐसे लग रहा था जैसे कि वह किसी पौराणिक जानवर से लड़ रहा हो। वहीं जब मगरमच्छ ने आर्यन के चेहरे के भाव को देखा, तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या आर्यन किसी पौराणिक जानवर में से एक था। पर उसे समझ में नहीं आया कि एक इंसान के अंदर से इतनी भयानक शक्ति कैसे निकल सकती थी। आर्यन ने झट से अपनी शक्तियों को दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने दोबारा से नील ड्रैगन पॉव का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे उसके हाथों की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से एक नील ड्रैगन के हाथ में बदल गया था। आर्यन तेजी से उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ा। उस मगरमच्छ को यह समझ में आ गया था कि वह इस शक्ति को नहीं रोक सकता। उसने भी दोबारा हमला करने की कोशिश की। वह अपने चारों तरफ ढाल बनाना चाहता था, लेकिन आर्यन की तेजी इतनी ज्यादा थी कि इस मगरमच्छ को समय भी नहीं मिला कि कब आर्यन की मुट्ठी उसके सिर से टकरा गई। अचानक से एक धमाका हुआ और उस मगरमच्छ का सिर पूरी तरह से फट गया और वहां पर बिखर गया। आर्यन ने जैसे ही मगरमच्छ को मारा, आसपास चारों तरफ देखा कि उसके सामने एक नीला क्रिस्टल पड़ा हुआ था। यह देखते ही उसकी चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। वह धीरे से आगे बढ़ा। उसने उस क्रिस्टल को उठा लिया। ये क्रिस्टल कोई और नहीं बल्कि इस मगरमच्छ का आंतरिक कोर था। यही नहीं, उसके अंदर बिजली की भी शक्ति थी, और अगर आर्यन इसे पचा पाता तो आसानी से अपनी पूरी शक्ति को मुक्त कर सकता था। इसलिए आर्यन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती गई। वहीं जब अंजलि ने इस क्रिस्टल को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। जैसे ही अंजलि को ऐसे देखा, उसे समझ में नहीं आया कि अंजलि उसे ऐसे क्यों देख रही थी, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और उसे जड़ी बूटी को जाकर तोड़ दिया। जैसे ही आर्यन ने उस जड़ी बूटी को तोड़ा, आसपास की जगह जो अभी भी बनी हुई थी, वह पूरी तरह से बदल गई। वे लोग दोबारा से एक पहाड़ी पर प्रकट हुए। उन्होंने आसपास की जगह को देखा। उन्हें इस बात की समझ में नहीं आया कि अचानक से वे लोग यहाँ पर कैसे प्रकट हो गए। पर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। अब क्योंकि अगर ये परीक्षा अभी भी खत्म हो जाती तो वह बूढ़ा इंसान कभी भी आ सकता था, लेकिन बूढ़े इंसान ने अभी तक उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसका मतलब यह था कि उनका परीक्षा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ अंजलि दोबारा से आर्यन के पास आई। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? उसकी बातों को सुनकर आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, ठीक है, तुम पूछने की कोशिश क्यों कर रही हो? मांग सकती हो। उसकी बातें सुनकर एक बार के लिए अंजलि हिचकिचाई। उसके बाद वह बोली, आर्यन, क्या तुम मुझे वह मगरमच्छ का कोर दे सकते हो? आर्यन ने उसकी तरफ देखा, तभी वह बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस कोर का क्या करोगी? उसकी बातों को सुनकर अंजलि एक पल के लिए हिचकिचाई। उसके बाद वह बोली, ये कोर मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। मैं एक बिजली मूल योद्धा हूँ, इसलिए यह मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अंजलि की बातों को सुनकर एक पल के लिए आर्यन बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अंजलि एक बिजली मूल योद्धा होगी, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। अपने पास से उस मगरमच्छ के कोर को निकाला और उसे दे दिया। क्योंकि आर्यन अजीब क्रिस्टल से अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता था, वह पहले ही अजीब क्रिस्टल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अभी तक नहीं मिला था। उसने सोचा था कि यह एक साधारण कोर से अपनी शक्ति को बढ़ा ले, पर वह ये भी जानता था कि इतनी अच्छी से उसकी शक्तियां नहीं बढ़ेंगी। इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और उस क्रिस्टल को सीधे अंजलि को दे दिया। अंजलि ने जब ये देखा तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसने कहा, आर्यन, तुम इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले से ही इसके लिए कुछ दूसरी चीज दे दूंगी।
उसकी चेहरे के भाव को देखकर आर्यन ने कहा, तुम इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम इसे ले सकती हो। ये तुम्हारा इनाम है। जब से तुम यहाँ पर आए हो और मैंने तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। तुम लोगों ने इतना ज्यादा खतरा उठाया है, इसलिए यह चीज तुम्हारे लिए बनती है। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए अंजलि अपनी दांतों को पीसकर रह गई। उसके बाद वह मान गई और दोबारा उन तीनों लड़कियों के पास चली गई। आर्यन के पास सीखने के लिए वक्त नहीं था। वह आसपास की जगह को खोज रहा था ताकि उसे अगला कोई संकेत मिले, लेकिन अभी तक उसे कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था। वहीं इस वक्त इन सभी चीजों से दूर बाहरी डोमेन में, पूरे डोमेन में हड़कंप मच गया था कि आर्यन और तीनों परिवार की राजकुमारियां पहले ही तीसरे रहस्यमयी जगह में प्रकट हो चुकी हैं। इस वक्त एक पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही लंबा योद्धा, जिसकी शक्तियों का कोई भी अंदाजा नहीं लग सकता था, उसने अपने सामने एक दो मुंह वाले अजगर को देखा। इस वक्त वह अजगर उसकी तरफ देख रहा था। जब उस लड़के ने यह बात सुनी तो उसने अपनी ठंडी निगाहों से उस अजगर को देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी भाव नहीं था। उसने दोबारा से अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। इस वक्त उसके आसपास बहुत ज्यादा हरी शक्तियां फैलने लगी। यही नहीं, उसके हाथों में एक नीले रंग की आग जल रही थी जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उस लड़के ने तेजी से उस अजगर के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही दोनों आपस में भिड़े, अचानक से उस जगह पर एक धमाका हुआ और दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। जब उस लड़के ने देखा कि उसकी शक्तियों का उस अजगर पर कोई भी असर नहीं हो रहा है तो उसने हंसकर अपने पास से एक तलवार निकाली। इस तलवार को निकालते ही आसपास बहुत ही भयानक शक्ति फैलने लगी। यही नहीं, इस तलवार से धीरे धीरे नीली आग निकलने लगी। तभी उस लड़के ने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और दोबारा से उस दो मुंह वाले अजगर की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ गया है। उसके बाद वह तेजी से अजगर की तरफ बढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी में पूरी शक्ति भरी। उसकी तलवार की आग निकली और तेजी से उस अजगर की तरफ बढ़ी। अजगर को महसूस हुआ कि यह शक्ति उसे खतरा महसूस करा सकती है। अजगर ने बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप को संभाल नहीं पाया। वह तलवार सीधे उसके गले को पार करते हुए बाहर निकल गई। अचानक से वहां का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। किसी ने कुछ वक्त तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सभी लोग चुप होकर उस जगह को देख रहे थे। तभी अचानक से वह अजगर की धड़ सबसे पहले गिरी। उसके बाद उसका विशाल सिर भी जमीन पर गिर गया। जैसे ही लड़के ने अजगर को खत्म किया, वह दोबारा से एक पहाड़ पर आकर खड़ा हो गया। अभी वह खड़ा हुआ था कि तभी अचानक एक लड़का भागता हुआ वहां पर आया और उस लड़के से बार बार माफी मांगते हुए बोला, राजकुमार गजब हो गया है। उसकी बातों को सुनते ही लड़के ने अपने ठंडे भाव से उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है? तुम जानते हो कि मुझे परेशान करने की कीमत क्या हो सकती है। अगर कोई भी कीमती बात नहीं हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसकी बातों को सुनकर उस लड़के ने कहा, राजकुमार, मैं कभी भी आपके सामने बकवास करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये जानकारी राजकुमारी के बारे में है। जैसे ही पहले वाले लड़के ने दूसरी लड़की की बातों को सुना, उसकी भौहें पूरी तरह से तन गईं। वह बोला, क्या बात है? मेरी बहन को क्या हुआ? वह तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया और दूसरे लड़के की गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा दिया। उसने कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो एक पल में तुम्हारी जान जा सकती है। जल्दी बताओ, मेरी बहन के साथ क्या हुआ है? उसकी बातें खत्म ही हुई थी कि उस लड़के ने कहा, राजकुमार, मैंने कुछ नहीं किया है। अभी अभी मुझे मालूम चला है कि राजकुमारी अभी अभी किसी रहस्यमयी जगह में चली गई है। यही नहीं, उनके साथ तलवार वैली का देवपुत्र और तलवार बल के राजकुमारी के साथ साथ शर्मा परिवार की राजकुमारी भी है। वे चारों लोग कब के तीसरे रहस्यमयी जगह में चले गए, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उसकी बातों को सुनकर पहले वाला लड़का, जो कोई और नहीं बल्कि राघव ठाकुर था, उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से जम गई। उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि वे लोग कब से गए हैं? उसकी बात खत्म हुई ही थी कि तभी इस लड़के ने कहा, राजकुमार, उनको गए हुए अभी एक दिन हो गए हैं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, राघव ने इस लड़के की गर्दन को पकड़ा और उसे एक पहाड़ की तरफ फेंक दिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब तक ये बात छुपाने की? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस वक्त उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। उसने कहा, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो पूरा तलवार मेरा समझ ले कि उसके साथ होगा। उसके बाद वह अपनी जगह से गायब हो गया। आसपास के लोगों ने एक हैरान भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। सभी लोग जानते थे कि वह लड़का अपनी बहन के लिए कितना ज्यादा पागल था। इसलिए आज तक किसी ने शालिनी को छेड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस वक्त आर्यन तो उसे लेकर उसे रहस्यमयी जगह के अंदर चला गया था। सभी जानते थे कि लघु दुनिया में दो ऐसे राजकुमार थे जिससे कोई भी भिड़ना नहीं चाहता था। एक तलवार का संदीप था और दूसरा ठाकुर परिवार का राजकुमार राघव था। इन दोनों की कभी भी आपस में नहीं बनती थी और आज तो दोनों की राजकुमारी नहीं चली गई थी। इस बात का पता था कि दोनों के बीच की लड़ाई आज होने वाली थी। सभी लोग तेजी से तीसरे रहस्यमयी जगह की तरफ जाने लगे। सभी को मालूम था कि अब उन्हें जल्द से जल्द एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है।
इसलिए जल्द से जल्द सभी लोग पहले से ही रहस्यमयी जगह के द्वार पर प्रकट होने लगे। वहीं इस वक्त जब संदीप ने अपने चारों तरफ लोगों को इकट्ठा होते देखा तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये सभी यहाँ पर इकट्ठा क्यों हो रहे थे, पर उसे इस बात का अंदाजा था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला था। जब संदीप ने आसपास के लोगों के चेहरे के भावों को देखा तो उसे हल्का हल्का एहसास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ज्यादा लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो रहे थे। सबको जगह के अंदर जाना चाहिए था, पर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। ये बात उसे बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। तभी एक लड़का और आया, उसने संदीप को सारी बातें बता दी कि क्या हुआ है। जो संदीप को सुना तो उसका चेहरा पूरी तरह से सख्त हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह बात इतनी जल्दी कैसे फैल चुकी थी, क्योंकि जो भी इन तीनों के साथ आया था सभी वहीं पर थे, पर यह बात कैसे फैली कि वह तीनों लड़कियां जगह के अंदर गए हैं। ये चीज उसे परेशान कर रही थी। तभी अचानक से वहां पर राघव आ गया। राघव जैसे ही वहां पर आया, सभी लोग अपनी जगह से हट गए और चारों तरफ फैल गए। कोई भी इन दोनों के बीच में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर कोई भी उनके बीच में आया तो उनके लिए सही नहीं होगा। वहीं संदीप जो अभी टेंशन में था, उसका चेहरा भी पूरी तरह से सख्त हो गया। उसने सख्त भरे चेहरे से राघव की तरफ देखते हुए कहा कि राघव, क्या बात है और तुम इतनी जोर से यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी बातों को सुनकर राघव ने अपनी दांतों को पीसते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस खतरे वाली जगह में भेजना, कि यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही तुम्हारी तलवार के लिए। अगर मेरी बहन सही सलामत बाहर नहीं आई तो तुम्हारा देवपुत्र भी इस दुनिया में नहीं बचेगा। उसकी बातों को सुनकर संदीप के चेहरे पर एक हंसी आई। उसने कहा कि क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो या तुम्हारा पीछे का परिवार उनसे लड़ेगा। उसकी बातें सुनकर राघव को गुस्सा आया था, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि संदीप कितना ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि अभी तक किसी ने उसको बताया नहीं था। पर जब राघव ने आसपास के लोगों की मजाकिया मुस्कान को देखा तो उसके चेहरे के भाव भी सख्त होने लगे। तभी संदीप बोला कि राघव, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त टेंशन में हो कि तुम्हारी बहन अंदर गई है, लेकिन तुमसे ज्यादा टेंशन में कुछ हम लोग हैं, क्योंकि हमारे ऊपर राजकुमारी की जिम्मेदारी है। उसके बाद भी हम लोग उन्हें नहीं रोक सकते। यहाँ तक कि तुम्हारी बहन राजकुमारी शालिनी खुद जिद कर गई। उसे देवपुत्र भी नहीं रोक सकते थे। हम लोगों ने बहुत ही मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं माना। न ही हमारी राजकुमारी मानी और न ही शर्मा परिवार की राजकुमारी और न ही तुम्हारी बहन। तो बताओ अब हम लोग क्या कर सकते थे। उसकी बातों को सुनते ही राघव ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग क्या कर रहे थे, पर तुमने मेरी बहन को उसके अंदर भेजा है, तो मैं इस बात की जिम्मेदारी तुम्हें देनी होगी। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो ये तुम्हारे और तलवार वाले के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात अभी खत्म ही हुई थी, तभी अचानक से संदीप के अंदर से तलवार की धार बढ़ने लगी। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके आसपास के लोग भी कुछ कदम पीछे हटे। तभी संदीप ने ठंडे लहजे से राघव की तरफ देखते हुए कहा कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो। क्या ठाकुर परिवार इतना बड़ा हो गया है कि वह तलवार वाले के सामने खड़ा हो सके और उसे चुनौती दे सके। तो मैं भी आज देखता हूं कि कैसे तुम मेरा और तलवार वाले का कुछ भी कर सकते हो। इस बातों को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक से लड़ाई कैसे बढ़ती जा रही है। वहीं ठाकुर परिवार के योद्धाओं ने और तलवार वाले के योद्धाओं ने जब ये देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि अगर हम दोनों को नहीं रोकते तो दोनों के बीच लड़ाई बढ़ सकती थी। दोनों के योद्धा आगे बढ़े तो उनके अंदर से और भी ज्यादा भयानक शक्तियां बाहर निकलने लगी, जिससे दोनों दूर जाकर गिरे। वहीं इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। कोई भी एक दूसरे के ऊपर भारी नहीं पड़ा था, दोनों एक दूसरे को दूर करते रहे थे। तभी राघव ने अपने पास से एक तलवार निकाली। उसे तलवार निकलते देख संदीप के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई। उसने कहा कि क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हो। क्या तुम मुझे तलवारबाजी में मुकाबला करना चाहते हो, बेवकूफ कहीं के। इसके बाद उसने अपनी तलवार को निकाल लिया। उसकी तलवार निकलते ही आसपास की चारों तरफ तलवार की शक्ति फैल गई। जहां जहां उसकी शक्ति फैली वहां तक की धूप भी दो टुकड़ों में बट गया। वहीं आसपास के योद्धाओं ने अपने ऊपर सुरक्षा शील्ड लगा लिया, लेकिन कुछ लोगों की शक्तियां इतनी प्रबल थी कि कोई भी उसकी शक्तियों को नहीं रोक सकता था। वहीं राघव ने जब ये देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हुई। उसके बाद उसने कहा कि संदीप, जरा मैं भी तो देखूं कि तुमने कितनी ज्यादा प्रगति की है। उसके बाद उसने भी संदीप के ऊपर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। वहीं इन दोनों से बेखबर कि उनके वजह से पहले ही दोनों योद्धाओं का मामला बढ़ता जा रहा था, आर्यन और तीनों इस वक्त पहाड़ के ऊपर प्रकट हुए। जैसे ही आर्यन पहाड़ के ऊपर प्रकट हुआ, उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि यह पहाड़ बिल्कुल नॉर्मल था। अभी भी लोग बात कर रहे थे, तभी उनके सामने एक सीढ़ियों का झुंड दिखाई दिया, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कि वह सीढ़ियां सीधी आसमान की तरफ जा रही हो। आर्यन को यह सब बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और तेजी से उस सीढ़ियों की तरफ चला गया।
वहीं जब बाकी की लड़कियों ने आर्यन को उन सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा तो वे लोग भी आर्यन के साथ साथ उन सीढ़ियों पर चलने लगी। कुछ वक्त बाद आर्यन को एक तैरता हुआ एक 7 मंजिला शिवाला दिखा। आर्यन ने जब ये देखा तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह शिवाला किस चीज का है, लेकिन उसने इसे जानने की जिज्ञासा से और भी तेजी से उसके अंदर जाने लगा। चारों लोग उस शिवाले के अंदर चले गए थे। जैसे ही वे शिवाले के दरवाजे पर पहुंचे, आर्यन को अपने अंदर बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ। उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से फैला दिया, जिसकी वजह से दबाव खत्म हो गया। बाकी की लड़कियों ने भी अपने ऊपर का दबाव पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी उनके ऊपर दबाव बना हुआ था। आर्यन ने हैरानी से उस शिवाले की तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर किसने इस शिवाले को यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन उसने धीरे धीरे इसके दरवाजे को खोला। जैसे ही वे लोग हाजिर हुए, चारों लोग अलग अलग जगह पर प्रकट हुए। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें किसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया हो। वहीं अंजलि जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि एक इंसान सीधा खड़ा था। इसके साथ ऐसा लग रहा था कि उसकी चारों तरफ सितारे मंडरा रहे हों। उसकी शरीर से बिजलियां कड़क रही थी, ऐसे जैसे वह बिजलियों का देवता है। जैसे ही अंजलि ने उस आकृति को देखा, उसके अंदर धीरे धीरे एक अलग शब्द बनने लगा। अंजलि ने अपनी खुली आंखों से उसे बार बार देखा, पर उसे ऐसा लग रहा था कि वह आकृति उससे बहुत पास हो, लेकिन वह आकृति बहुत दूर भी हो। अंजलि ने बहुत बार कोशिश की कि वह उस आकृति के पास चली जाए, लेकिन उसके किसी भी प्रयास के बाद भी वह उसके पास नहीं जा पा रही थी। तभी उसने आकृति से एक अजीब सी वाणी को सुना। उसे ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक बिजली का गोला तेजी से अंजलि की तरफ आया। अंजलि ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा शील्ड बनाया, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह बिजली उस सुरक्षा शील्ड को चीरती हुई अंजलि के माथे में चली गई। एक पल के लिए अंजलि के दिमाग में इतना तेज दर्द हुआ कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, पर उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। जैसे ही अंजलि बेहोश हुई, आसपास की जितनी बिजलियां थीं, तेजी से अंजलि की तरफ आने लगी। ये बिजलियां इतनी खतरनाक थी कि अगर किसी मार्शल राजा के ऊपर भी पड़ती तो उसे एक ही बार में चकनाचूर कर देती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह बिजलियां किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह अंजलि के चारों तरफ तैर रही थी, जैसे कि वह बिजलियां अंजलि का ही इंतजार कर रही हो और उसकी पूजा कर रही हो। तभी धीरे धीरे अंजलि के माथे पर एक बिजली का निशान चमकने लगा। इस निशान के चमकते ही अचानक से आसपास की बिजली और भी तेजी से बढ़ने लगी। तभी प्रकट हुई, क्योंकि ऐसा मालूम हुआ कि अंजलि कोई और नहीं बल्कि आर्मी बिजली कला थी, जिसे इस दुनिया की सिर्फ कला में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह मार्शल कला बहुत ही रहस्यमयी होता है। बहुत से कम लोगों ने इस कला को सीखा हुआ है या इसकी खेती कर सकते हैं, इसीलिए बहुत से कम लोगों ने इस कला की खेती की थी। वहीं जैसे ही अंजलि के अंदर इस कला की शक्तियां बढ़ती जा रही थी, अचानक से अंजलि के चारों तरफ की बिजली और भी तेजी से बढ़ती जा रही थी और उसकी शक्तियां और भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। इस बात की जानकारी अभी अंजलि को नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही शालिनी बाहर आई, उसके चारों तरफ एक हरा भरा जंगल इतना ज्यादा खूबसूरत था कि कोई भी इसके अंदर डूब सकता था। वहीं इस वक्त इसकी खूबसूरती ये देखने में नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कुछ भी नहीं दिखा। इस बात से शालिनी को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसे यहाँ पे कैसे टेलीपोर्ट कर दिया गया और आखिर आर्यन और बाकी के लोग कहाँ पे चले गए। उसने आर्यन को बहुत बार आवाज देने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने चारों तरफ उन सभी को आवाज देने की कोशिश की, मगर कोई भी उसकी आवाज का कोई भी जवाब ही नहीं दे रहा था। शालिनी धीरे धीरे अपने चारों तरफ घूमती जा रही थी। उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया था। वह कभी भी वार करने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि उसके ऊपर कभी भी खतरा पड़ सकता है, क्योंकि यह जगह इतनी सीधी सादी नहीं थी जितनी सीधी सादी दिख रही थी। उसने पहले ही बाहर देख लिया था कि यह जंगल कितना ज्यादा खतरनाक था, पर उसे इस बात की हैरानी थी कि उसे कोई भी खतरे की भावना महसूस नहीं हो रही थी, जैसे कि वह किसी शांत जगह पर आ गई हो। वहीं इस वक्त उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। वह जानती थी कि अगर वह आर्यन और बाकियों से मिलना चाहती है तो उसे बाहर जाने का रास्ता खोजना होगा। उसके बाद ही वह उन लोगों से मिल सकती है। इसलिए उसने अपनी शक्तियों को संभाला और धीरे धीरे अंदर की तरफ चली गई। ऐसे ही कई वक्त तक चलती रही, तभी अचानक से उसने एक विशाल आकृति को देखा जो कि इंसान था, पर वह इंसान नहीं था। वह एक पेड़ था, लेकिन वह एक पेड़ नहीं था। कहा जाए तो ऐसा लग रहा था कि एक सुनहरा दिखाई दे रहा था और चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें भी खड़ी थी। सभी उस आकृति को खत्म करने में जुटे हुए थे, लेकिन उस आकृति में एक विशाल नजर थी। उसने विशाल नजरों से उस आंख की तरफ देखा। उसके बाद वह हंसने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से खत्म कर सकती हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं अगर मिट भी जाऊंगा तो तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वादा करता हूं कि बहुत जल्द तुम्हें भी अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। तुम भले चाहे स्वर्ग ही क्यों न हो,
मैं तुझे पूरी तरह से मिटा दूंगा, चाहे तुम इस दुनिया के मालिक ही क्यों न हो। मैं तुम्हारी अस्तित्व ही मिटा दूंगा। उसके बाद वह अहंकार भरी नजरों से सुनहरी आंख को देख रहा था। वहीं इस वक्त उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि बिजलियां और भी ज्यादा तेजी से कड़क रही थी, जैसे कि वह उस इंसान को पूरी तरह से मिटा देना चाहती हो। तभी एक बिजली का विशाल ड्रैगन तेजी से उस लंबी आकृति की तरह बढ़ा। ड्रैगन इतना खतरनाक था कि वह कुछ पल में उस लंबी आकृति के पास चला आया। उसने अभी उस सारी आकृति पर वार करना ही चाहा, तभी उस आकृति के चारों तरफ एक हरी शक्तियों का झुंड छाने लगा। यही नहीं, आसपास की जितनी भी वनस्पतियां थीं, धीरे धीरे वह मुरझाने लगी और उस इंसान के चारों तरफ एक सुरक्षा शिल्ड बन गया। उसके बाद उसके हाथों में एक तलवार आ गई, जिसके चारों तरफ हरी शक्तियां फैल रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपनी पूरी कौम के लिए अकेला लड़ रहा हो और बाकी के लोग उसके आंखों में ऐसे लग रहा था कि सभी रो रहे हों और अपने नेता के ऊपर हो रहे जुल्म को देखते ही सभी पेड़ पौधे ने अपनी ही डोलियों को पूरी तरह से झुका दिया था, जैसे कि वह अपने नेता की हिम्मत की सराहना कर रहे हों और उनके ऊपर हो रहे जुल्म की वजह से अपने गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों और अफसोस दिखा रहे हों। वहीं उस आकृति को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी तलवार को घुमाया जिससे वह बिजली का ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन वह बिजली का ड्रैगन यहीं पर खत्म नहीं हुआ, वह तेजी से उस आकृति के पास चला आया। वैसे ही दोनों टकराए तो एक तेजी से धुआं उठा, यहां तक कि वह बिजली का ड्रैगन भी पूरी तरह से खत्म हो गया। जैसे ही बिजली का ड्रैगन खत्म हुआ, इंसान ने दोबारा से सख्त भरी नजरों से उस सुनहरी आंख की तरफ देखा। इस वक्त उसकी आंखों में कोई अहंकार कोई भी देख सकता था। वह दोबारा से अपनी जगह से खड़ा हुआ। इस वक्त तक उसकी शक्तियां थोड़ी थोड़ी मंद पड़ गई थी, लेकिन इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने दोबारा से अपनी तलवार में शक्तियां भरना शुरू कर दी। वहीं बिजली और भी तेजी से कड़कने लगी। वह ऐसे लग रहा था कि वह इस इंसान को पूरी तरह से मिटा देना चाहती थी, पर इस इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से इकट्ठा किया और दोबारा से उसने अपनी तलवार में भरना शुरू किया, जिससे उसके तलवार के चारों तरफ और भी तेजी से हरी शक्तियां इकट्ठी होनी शुरू हो गईं। ये किसी हरे ड्रैगन की तरह लग रही थी। उसने उस हरे ड्रैगन को दोबारा उस सुनहरी आंख की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वह हरा ड्रैगन उस तलवार से निकला, उस इंसान की शक्तियां पूरी तरह से चोरी हो गईं, जैसे कि उसके अंदर अब कोई भी शक्ति ना बची हो। तभी उसने अपने ऊपर सामने की तरफ आसमान की तरफ दोबारा देखा। इस वक्त उसने देखा कि वह हरा ड्रैगन तेजी से उस सुनहरी आंख की तरफ बढ़ रहा था। जब सुनहरी आंख ने देखा तो उसकी आंखों में थोड़ा सा डर देखा। उसने अपनी शक्तियों से पूरी तरह से उस ड्रैगन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बिजली उस हरे ड्रैगन को खत्म नहीं कर पाई। तभी वह ड्रैगन तेजी से जाकर उस विशाल आंख से टकरा गया। जैसे ही वह विशाल आंख से टकराया, आसपास की जितनी भी शक्तियां थीं, पूरी तरह से बिखरने लगी। वह शक्तियों को बिखेर ही रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ा बिजली का बोल्ट तेजी से उस हरे ड्रैगन की तरफ बढ़ा और जाकर उसके सीने से टकरा गया। उसके टकराते ही उसके सीने के आर पार देखा जा सकता था। उसी वक्त उस इंसान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। यही नहीं, आसपास के जितने भी योद्धा थे, सभी की आंखों में इस वक्त आंसू थे। जितने भी यूरोपीय मानव थे, सभी की आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। सभी लोग अपने घुटने पर बैठे हुए थे, जैसे कि वे अपने पूर्वज को कभी भी नहीं भूल सकते थे। उनके पूर्वज का आज अंत हो चुका था। उनके रक्षक का आज अंत हो चुका था। भले ही वे लोग आज के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं या कुछ हो जाए, लेकिन अब उनके पूर्वज उनके साथ नहीं रहने वाले थे। वहीं इस वक्त शालिनी जो खड़ी खड़ी अभी सभी चीजें देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। इस वक्त उसे सुनहरी आंखों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने उसके किसी अपने को दूर कर दिया हो, जिसकी वजह से उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। शालिनी अभी रो ही रही थी, तभी अचानक से एक हरा ड्रैगन तेजी से उसकी तरफ आया। शालिनी कुछ समझ भी पाती कि वह ड्रैगन सीधे उसके माथे में समा गया। उसके समाते ही अचानक से शालिनी के चेहरे पर एक अलग सा प्रतीक बनने लगा। यह प्रतीक बहुत ही विचित्र था, जैसे कि कोई अजीब सा पौधा हो, लेकिन आज तक किसी ने भी ऐसी अजीब आकृति नहीं देखी थी। यहां तक कि खुद शालिनी ने भी आज तक ऐसा नहीं देखा था। भले ही वह एक अकेली लड़की हो, लेकिन उसने इस बारे में बहुत ज्यादा शोध किया था, लेकिन आज तक उसे इस अजीब सी आकृति के बारे में नहीं मालूम था। उसने इस चीज को घर जाकर सुझाने की सोची या आर्यन से पूछने की। इसलिए उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जुटाया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। वह कुछ ही दूर चली थी कि तभी उसके माथे में बहुत तेज दर्द हुआ और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, आसपास की शक्तियां बहुत ज्यादा प्रबल हो गईं। किसी ने यह नहीं देखा कि जैसे ही शालिनी जमीन पर गिरी थी, उसके चारों तरफ एक आभामंडल बन गया था, जैसे कि वहां पर एक अजीब सी आकृति खड़ी हो। उस आकृति ने दोबारा से शालिनी की तरफ देखा। उसके बाद वह बोली, छोटी बच्ची, ये तुम्हारा मौका है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तुम मेरी विरासत को आगे बढ़ाओगी और मेरे बदला लेने के कामों को पूरा करोगी।
मैं नहीं चाहता कि मेरी विरासत ऐसे खत्म हो। उसके बाद उसने अपनी उंगली को दोबारा से शालिनी के माथे की तरफ किया। जैसे ही उसकी उंगली शालिनी के माथे पर गई, अचानक से उसके अंदर जानकारी का भंडार आने लगा। शालिनी सभी जानकारी को पचाती जा रही थी। उसे इस बात की जानकारी तो नहीं थी कि आखिरकार ये सभी जानकारियां कैसे आई थी। पर जैसे ही उसने उस जानकारी को जानने की कोशिश की, उसकी आंखों में दर्द होने लगा, जैसे कि वह सभी जानकारी को नहीं पचा पा रही हो। उसके सामने दर्द तेजी से शुरू हो गया। वह दोबारा से उठकर बैठी। उसने देखा कि आसपास की जितनी भी जगह थी, पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। जितने भी उसने पेड़ पौधे और उस आदमी को देखा था, उनमें से कोई भी चीज नहीं दिख रही थी। वह एक अजीब से कमरे में थी। वह बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि वह बता सकती थी कि वह इस शिवालय के किसी एक कमरे में थी, पर उसने सोचा भी नहीं था कि वह इस शिवालय में है। वह जो देख रही थी, उन सभी के बारे में उसने अभी कुछ नहीं सोचा। इस वक्त वह आर्यन पर ध्यान दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे, जैसे कि वह उस आकृति को अभी तक नहीं भूल पा रही हो। तभी शालिनी ने देखा कि उसके सामने एक चित्र बना हुआ था जो कोई और नहीं बल्कि उसी इंसान का था जिसे शालिनी ने उस विशाल आंखों वाले से लड़ते हुए देखा था। शालिनी तेजी से उस पेंटिंग के करीब चली गई। उसने उस जंगल को भी पहचान लिया था। ये वही जंगल था जहां पर अभी अभी शालिनी प्रकट हुई थी। शालिनी को समझ में आ गया कि यह जितनी भी चीजें थी, सपना नहीं था, यह एक सच्चाई थी जिसे इंसान ने अपनी विरासत दी थी। शालिनी ने अपनी चेतना को खंगाला तो उसकी चेतना के अंदर एक जानकारी का भंडार आ चुका था, जैसे कि वह किसी भी प्रतीक को अपडेट कर सकती हो। तभी उसके दिमाग में दोबारा से एक साधना कला आई जिसे देखते ही शालिनी की आंखें चमक उठी। उसने दोबारा से देखा तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि एक जीवन कला था। जीवन कला अभी इस दुनिया की सबसे रहस्यमय कलाओं में से एक थी, जिसकी वजह से कोई भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता था और वह उन्नत किंग और लोहार भी बन सकता था। इसकी वजह से शालिनी की आंखों की मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसने दोबारा से उस आकृति के सामने अभिवादन करते हुए कहा कि वरिष्ठ, जो आपने मुझे दिया है उसका बदला जरूर चुकाऊंगी। मैं वरिष्ठ का बदला जरूर लूंगी, चाहे वह कोई भी हो, मैं उससे आपकी बदला जरूर लूंगी। उसके बाद उसने दोबारा से अपना सर झुका लिया। जैसे ही शालिनी ने अपना सर झुकाया, वह पेंटिंग तेजी से शालिनी की चेतना में समा गई। उसकी ईमानदारी को देखकर वह अंतिम ड्रैगन भी शालिनी के करीब चला गया, पर शालिनी जब देखी तो वह पूरी तरह से डर गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह पेंटिंग बिना बताए उसके अंदर कैसे जा सकती है। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। उसे कुछ दूर पर एक लड़की दिखी और वह तेजी से उस लड़की के पास गई। उसने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसके बारे में बोली कि तूने मेरे साथ क्या किया है। वह उसकी कॉलर को पूरी तरह से पकड़े हुए थी कि तभी अचानक से वह आकृति पूरी तरह से गायब हुई और वहां पर एक बूढ़ा इंसान प्रकट हुआ। जैसे ही वह बूढ़ा इंसान प्रकट हुआ, उसने कहा कि छोटी बच्ची, तुमने अपनी तीसरी पराग पूरी तरह से पार कर लिया है और तुम्हें अपनी नाम की विरासत मिल चुकी है, इसलिए तुम अभी शिवालय से बाहर जा सकती हो। उसकी बातों को सुनकर शालिनी बहुत ज्यादा हैरान हुई। शालिनी दीदी से उसके पास की तभी उसने कहा कि बुजुर्ग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर यह पेंटिंग मेरे अंदर कैसी चली गई और क्या इससे मुझे कोई नुकसान हो सकता है। उसकी बातों को सुनकर उससे बुजुर्ग ने कहा कि बच्ची, इसमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह एक पेंटिंग है जो कि एक हमारे पद की पेंटिंग और तुम्हें पौधों की देवी की विरासत मिली है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस विरासत को आगे पहुंचा सको। कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि विरासत एक इंसानी बच्ची को, लेकिन पर छोटी बच्ची, विरासत को आगे बढ़ाना तुम्हारा ही काम है उसे। पर उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची, ये दुनिया जितनी आसानी से दिख रही है उतनी आसान नहीं है, इसलिए तुम अपनी शक्तियों की जितनी तेजी से बड़ा सुकून तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है और तुम्हारे आसपास लोगों के लिए भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमने गुरु की विरासत को प्राप्त किया है तो तुम्हें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि यह 5 महान सम्राटों में से एक थे, इसलिए उनकी शक्तियों का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। लेकिन उनकी विरासत तुम्हें मिली है तो तुम्हें इस बात की खुशियां माननी चाहिए कि तुम्हें उनकी विरासत मिली है, पर उन्हें संभाल के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर हाँ, जब तक कि तुम इतनी शक्तिशाली ना हो जो कि अपनी रक्षा कर सको, तब तक इस विरासत को प्रकट मत करना और ना ही किसी को इस बारे में बताना। नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम दोबारा से खतरे में पड़ सकती हो, यही नहीं तुम्हारे साथ के लोग भी मारे जा सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए शालिनी बहुत ज्यादा डर गई। उसने कहा कि यह बुजुर्ग, आप इस बात की चिंता ना करें कि मैं इस विरासत को कभी भी किसी और को बताने दूंगी। जब तक कि मैं इस लायक ना हो जाऊं कि मैं इस विरासत की रखवाली कर सकूं, तब तक मैं कभी भी इस विरासत को बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। उसकी बातों को सुनकर उसे ग्रुप ने कहा कि छोटी बच्ची, के तुम्हारे लिए और तुम्हारे सभी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, अब तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो और अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर सकती हो। उसकी बातें खत्म ही हुई थी कि उसने कहा कि वरिष्ठ, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे दोस्त भी अभी क्या इस शिवालय के अंदर हैं या वे लोग बाहर चले गए हैं। उसकी बातों को सुनकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि छोटी बच्ची, वे लोग अभी अभी अपनी विरासत को पहचान रहे हैं।
इसलिए उन्हें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन तुम अब इस शिवालय के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए तुम अब इस शिवालय से बाहर जा सकती हो। उसकी कहे बिना उस बूढ़े इंसान ने अपने हाथों को उठाया और शालिनी इस शिवालय से बाहर आ गई। जैसे ही वह बाहर आई, वह बार बार उस बूढ़े इंसान को कोस रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह इंसान इतना ज्यादा कंजूस कैसे हो सकता था। अगर वह कुछ बता भी जाता तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला था। वहीं इस वक्त सभी लोग भी उसकी बातों से राजी थे। किसी को समझ में नहीं आया कि शालिनी बाहर क्यों आ गई। अनन्या का सफर। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अनन्या उसके अंदर प्रकट हुई थी, अचानक से वह एक अजीब सी जगह पर प्रकट हो गई थी। उसके चारों तरफ बर्फ के पहाड़ थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उसके बाद ऊंचाई थी। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह इस जगह पर कैसे प्रकट हो गई। तभी उसने अपने चारों तरफ देखा। इसमें उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी चमक थी। उसने दोबारा से देखा तो वह एक पहाड़ के कोने पर खड़ी थी। उसने देखा कि एक सीढ़ी थी जो पहाड़ की चोटी की तरफ जा रही थी। उसने चारों तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आया कि आर्यन और बाकी के लोग कहां पर चले गए। उसने आर्यन को पूरी तरह से आवाज देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। शायद कहीं आर्यन और बाकी लोग उसे उसी जगह पर दिख जाएं। अनन्या धीरे धीरे उस पहाड़ की तरफ जाती जा रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वह चाहे कितनी भी ऊपर चली जाए, लेकिन आर्यन और बाकी के लोग उसे नहीं दिख रहे थे। वह धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। उसने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक अलग सा महल बना हुआ था। जैसे ही वह उस महल के अंदर गई, उसने देखा कि उस महल के अंदर एक अजीब सी आकृति अपने कमल पर बैठी हुई थी। देखने में वह बर्फ की मूर्ति थी, लेकिन वह बिल्कुल किसी सजीव इंसान की तरह लग रही थी। उसके अंदर से एक ऐसी ठंडी भावना निकल रही थी जो कि किसी को भी अपने से दूर रख सकता था, लेकिन उसे इस बात की हैरानी हुई कि वह शक्ति उससे बहुत ही ज्यादा परिचित लग रही थी, जैसे कि वह शक्ति उसी के लिए बनी हो। अनन्या धीरे धीरे उस मूर्ति की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे अनन्या मूर्ति के पास पहुंची, उसने देखा कि उस मूर्ति की उंगली पर एक अजीब सा इंसान बना हुआ था। जिज्ञासा बस अनन्या ने अपनी उंगली को उस मूर्ति की उस उंगली पर रख दिया। जैसे ही अनन्या ने उस मूर्ति पर रखा, अचानक से उसके हाथों में एक सुई चुभ गई और उसकी एक बूंद उस मूर्ति के ऊपर टपक गई। अनन्या पूरी तरह से डर गई, क्योंकि उसने सुना था कि अपनी खून को हर जगह पर नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी शक्ति नाराज हो सकती है और उन्हें परेशान भी किया जा सकता है। इसके वजह से वे लोग पसंद नहीं करते थे और अपने आप को परेशान करने वालों को पूरी तरह से खत्म कर देते थे। अनन्या ने पहले ही इस बारे में सुना था, इसलिए वह पूरी तरह से डर चुकी थी। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह अपने आप को कैसे संभाले, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और दोबारा से उस बगिया की तरफ बढ़ने लगी। तभी जैसे ही अनन्या ने अपनी आंखों को खोला, उसने अपने सामने एक चमकदार रोशनी देखी। फिर वह अचानक से अपनी जगह से गायब हो गई। जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला, उसने देखा कि एक सुंदर आकृति अपने कमल पर बैठी हुई थी और अहंकार भरी नजरों से इस दुनिया को देख रही थी। उसकी जानकारी इतनी बड़ी थी कि दुनिया के जितने भी योद्धा थे, कोई भी उसकी तरफ नजर नहीं उठा पा रहा था। सभी उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि वे अपनी देवी को देख रहे हों। किसी के अंदर 1% भी दूसरी भावना नहीं थी, सभी के अंदर भक्ति की भावना थी। उसने दोबारा से अनन्या की तरफ देखा। इस वक्त उसके ठंडे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। यह मुस्कान इतनी प्यारी थी कि एक पल के लिए अनन्या पूरी तरह से मोहित हो गई। अनन्या को हैरानी हुई कि यह आकृति कोई और नहीं बल्कि वही बर्फ वाली मूर्ति थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा हैरान हुई और उसने उस आकृति की तरफ बढ़ते हुए पूछा, क्या आप जिंदा हैं या अभी मर चुकी हैं? अनन्या की बातों को सुनकर वह आकृति बोली, छोटी बच्ची, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें खत्म नहीं करने वाली। उसकी बातों को सुनकर अनन्या बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसके बाद उसने ये कहा कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? उसकी बातों को सुनकर उस आकृति ने कहा कि छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने के लिए तैयार हो? उसकी बातों को सुनकर अनन्या बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसकी बातों को सुनकर अनन्या बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसके बाद उसने ये कहा कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? उसकी बातों को सुनकर उस आकृति ने कहा कि छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने के लिए तैयार हो? उसकी बातों को सुनकर अनन्या बहुत ज्यादा हैरान हुई। वह हैरानी से उस आकृति की तरफ देख रही थी। कोई भी आम इंसान भी बता सकता था कि वह आकृति कोई साधारण आकृति नहीं थी। अगर अनन्या उसकी शिष्य बन जाती तो वह एक पल में आसमान पर चढ़ सकती थी। उसकी शक्तियों में तेजी से बढ़ोतरी आ सकती थी। वह जानती थी कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आखिर इस आकृति ने उसे ही क्यों चुना था। उसकी आंखों के भाव को देखकर एक पल के लिए उस खूबसूरत आकृति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा कि छोटी बच्ची, मैं जानती हूं कि तुम पहले से बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हें लगता है कि मेरा इरादा तुम्हें खतरा पहुंचाने का है, लेकिन अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें एक नजर में ही मार सकती थी और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी दुश्मन बनने के लायक हो।
उसकी बातों को सुनकर अनन्या बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह बर्फ जैसी दिखने वाली आकृति उससे मजाक कर सकती है। उसने और दोबारा से कुछ सोचने की कोशिश नहीं की और जल्दी से अपने घुटने पर बैठ गई। उसने कहा कि अनन्या मास्टर का अभिवादन करती है और अपने गुरु के प्रति सदा वफादार रहने की शपथ खाती है। उसकी बातों को सुनकर उस सुंदर आकृति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा कि छोटी बच्ची, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। यह मेरी सिर्फ एक आत्मा की परत है। अगर तुम्हें यह विरासत मिल जाता है तो मेरी आत्मा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम मुझे स्वर्गीय लोक में पा सकती हो। जब तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओ कि तुम स्वर्ग लोक में आ सको तो तुम मुझसे बर्फ की घाटी में आकर मिल सकती हो। उसकी बातों को सुनकर अनन्या बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि जितने भी शक्तियां वाले बड़े इंसान थे सभी बर्फ की घाटी से थे, इसलिए उसे हैरान होना जरूरी नहीं था। उसने सोचा ही था कि वह आकृति तेजी से अनन्या के माथे में समा गई। जैसे ही यह हुआ, अचानक से अनन्या के चारों तरफ बर्फ की प्रतिमाएं बनने लगी। यही नहीं, उसका शरीर पूरी तरह से बर्फ से जम चुका था। अनन्या की चेतना को ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें धुंधली होती जा रही हैं, पर उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे ही उसे ऐसे लगा कि उसकी चेतना पूरी तरह से खत्म होने वाली है, तभी उसकी आत्मा में एक अलग सी जानकारी आने लगी, जैसे कि यह जानकारी का पहाड़ हो। उसके माथे में दोबारा से दर्द होने लगा। तभी उसके कानों में दोबारा से वही आवाज गूंजी कि छोटी बच्ची, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर कब्जा करूंगी। तुम घबराओ मत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। इसलिए तुम आसानी से मेरी विरासत को प्राप्त कर सकती हो और इसे धीरे धीरे पचा सकती हो। जब अनन्या ने उसकी बातों को सुना तो उसने जैसे ही आश्वस्त हुई, वह आसपास की जगह को पूरी तरह से भूल गई और साधना में पूरी तरह से लीन हो गई। जैसे जैसे वह विरासत को ग्रहण करती जा रही थी, उसके चारों तरफ बर्फ की दीवारें बनती जा रही थी। बर्फ की दीवारें इतनी ज्यादा तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि अनन्या पूरी तरह से एक बर्फ के आंगन में सील हो गई हो। ऐसा लग रहा था कि वह वहां पर जिंदा बर्फ की दीवार में चुन गई हो। लेकिन एक इंसान बिना सांस लिए भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, इसलिए इस बात से अनन्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। अनन्या ने जैसे जैसे अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया, आसपास की शक्तियां तेजी से उसकी तरफ आने लगी। वहीं धीरे धीरे अनन्या ने सभी जानकारियां पूरी तरह से बचा ली थी। जैसे ही अनन्या ने जानकारी को खत्म किया, उसकी चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से बढ़ गई। उसने दोबारा से अपने सर को झुकाकर अभिवादन करते हुए कहा कि मास्टर, मैं आपकी विरासत को अच्छे से समझूंगी और मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगी। उसकी बातों को सुनकर दोबारा से उसके अंदर से आवाज आई, छोटी बच्ची, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी मास्टर तुम्हें सहायता करने के लिए हाजिर हो जाएगी, जब तक कि तुम इतनी शक्तिशाली ना हो जाओ कि तुम इस विरासत को पूरी तरह से संभाल सको। तुम्हारी मास्टर तुम्हारी ध्यान रखेगी, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम न तो इस मेरी विरासत के बारे में किसी को बता सकती हो और न ही मेरे बारे में। अगर गलती से भी किसी को मालूम चल गया तो तुम ही खतरे में नहीं पड़ोगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आसपास के लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। जब अनन्या ने इस बात को सुना तो वह पूरी तरह से डर गई। उसने कहा कि मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक कि मुझे इस बात का यकीन न हो जाए कि मैं पूरी तरह से आपकी विरासत को संभाल लूं और अपनी शक्तियों को पूरी तरह से बढ़ा लूं, तब तक मैं ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करूंगी जिसमें आप या मैं कभी भी खतरे में पड़े। उसकी बातों को सुनकर उस औरत ने कहा, छोटी बच्ची, अब तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। वह बहुत जल्दी तुम्हें बाहर भेजने के लिए आएगा और तुम आसानी से बाहर जा सकती हो। उसकी बातों को सुनकर अनन्या मुस्कुराए और अपनी जगह से खड़ी हो गई। जैसे ही अनन्या खड़ी हुई, अचानक से उसके आसपास की जगह पूरी तरह से बदल गई। जितनी भी जगह बर्फ से ढकी हुई थी, वह दोबारा उसी मंदिर में प्रकट हुई। इस वक्त उसने देखा कि वह एक मंदिर नहीं, बल्कि एक कमरे के अंदर थी, जिसके चारों तरफ एक साधारण सी मेज और उसके ऊपर एक साधारण कप रखा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे सिर्फ एक साधारण कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के अंदर उसे एक बहुत ही खूबसूरत महिला की तस्वीर दिखाई दी। वह खूबसूरत औरत कोई और नहीं, बल्कि उसकी मास्टर थी। उसने दोबारा से उस तस्वीर का अभिवादन किया। उसे ऐसा करते हुए देखकर उस आकृति के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने कहा कि छोटी बच्ची, इतनी ज्यादा औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी शिष्या हो, इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से वहां पर एक बूढ़ा इंसान प्रकट हुआ। ये बूढ़ा इंसान कोई और नहीं, बल्कि वही बूढ़ा इंसान था जिसने शालिनी को बाहर भेजा था। तभी उसने कहा कि छोटी बच्ची, अब तुम्हें बाहर जाने का वक्त हो गया है। उसके बाद उसने दोबारा से अनन्या को वही सभी बातें बताई जो उसने शालिनी को बताई थी। लेकिन अनन्या ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके मास्टर ने पहले ही उसे इसके बारे में बता दिया था, तो वह अच्छे से जानती थी कि इस बात को जाहिर करना कितना बड़ा खतरा हो सकता था। इसलिए उसने सिर हिलाया और वह भी बाहर चली गई।
जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि इस वक्त शालिनी एक तरफ बैठकर अपनी साधना कर रही थी और अपनी शक्तियों को जुटा रही थी। जब शालिनी ने अनन्या को देखा तो वह भी बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसने कहा कि क्या तुमने भी अपनी शक्तियों को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है? उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए अनन्या घबरा गई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। वह बोली कि नहीं, मैं कुछ अजीब सी जगह पर फंस गई थी, पर जब उठी तो मैं यहाँ पर थी। उसकी बातों को सुनकर शालिनी बस मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि अनन्या को जरूर उसके जैसा कुछ न कुछ जरूर मिला होगा, लेकिन उसने अभी ज्यादा कुछ नहीं बोला। तभी अनन्या ने भी शालिनी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? उसकी बात पर शालिनी ने वही जवाब दिया कि मैं एक अजीब सी जगह पर प्रकट हो गई थी, पर जैसे ही वहां पर मेरी मृत्यु हुई, मैं अचानक से यहाँ पर प्रकट हो गई। कोई भी अपना राज दूसरे को नहीं बताना चाहता था। दोनों लोग जानते थे कि अगर उन लोगों ने दोबारा से इस वक्त बात की तो उनकी बातें लीक भी हो सकती थी। इसलिए दोनों ने समझदारी की और अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं और दोबारा से साधना करने लगी। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ अंजलि, जो अभी भी बिजली की धारा के अंदर डूबी हुई थी, का शरीर ऊपर की तरफ उठने लगा। आसपास की जितनी भी बिजली थी, वह तेजी से अंजलि के अंदर समाने लगी। बिजली इतनी ज्यादा थी कि अंजलि के माथे का रंग और भी तेजी से बदलने लगा। कुछ ही वक्त बाद अंजलि के पीछे एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। इस आकृति के प्रकट होते ही अंजलि का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। तभी अंजलि के सामने एक और आकृति प्रकट हुई। यह आकृति कोई और नहीं, बल्कि वही आकृति थी जिसने अंजलि के माथे में बिजली की शक्ति को भेजा था। तभी उसने कहा कि तुम्हारा भाग्य छोटा नहीं है, तुम इस दुनिया की सबसे महान सम्राट की पत्नी बनने के लिए बनी हो, पर तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरह से उजागर नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसकी हर एक बात अंजलि को समझ में आ रही थी। तभी उसने पूछा कि वरिष्ठ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर मेरा होने वाला पति कौन होगा? उसकी बातों को सुनते ही आकृति बस मुस्कुरा दी। उसके बाद बोले कि बच्ची, सबसे पहले अपनी आंखों को खोलो। उनके ऐसे कहते ही अंजलि धीरे धीरे अपनी आंखों को खोली। इस वक्त उसकी आंखों में बिजली कड़क रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में बिजली कड़क रही हो। तभी उसने दोबारा से उस इंसान को देखा जो किसी पर्वत की तरह पहले खड़ा हुआ था। तभी अंजलि ने दोबारा से उस इंसान का बार बार अभिवादन करते हुए बोला कि वरिष्ठ, आप इसके बाद मेरे मास्टर हैं और मैं कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करूंगी। जैसे ही अंजलि उस आकृति के सामने झुकने वाली थी, तभी वह आकृति अंजलि को रोकते हुए बोली, तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तुमको अपने सामने झुका सकूं, पर तुम्हें अपनी शिष्या ले सकता हूं। उसके बाद उसने अपने सर को ऊपर आसमान की तरफ उठाया और अहंकार भरी वाणी में आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि छोटी बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी हक को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए और तुम जिसे भी पसंद करती हो उसे कभी भी मत छोड़ना। लेकिन अगर तुमने अपनी कोई भी कमजोरी छोड़ने की कोशिश की तो तुम अपने पद को और अपने भाग्य को पूरी तरह से खो दोगी। इसलिए तुम जिसे भी प्यार करो उसे अपनी तरह से अपना लेना, चाहे तुम्हें किसी भी हद से क्यों न गुजरना पड़े। आज से तुम मेरे यानी विद्युत शौर्य के उत्तराधिकारी हो, तो तुम्हें इस दुनिया से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने उससे कहा कि आज से तुम स्वर्ग की बिजली कबीले की सदस्य हो, इसलिए तुम्हें जब तक की जरूरत न हो अपनी विरासत को प्रकट नहीं होने देना चाहिए, और न ही तुम अपने वंश को इतनी आसानी से प्रकट कर सकती हो, क्योंकि अगर तुमने इस वंश को प्रकट किया तो बहुत सारे लोग तुम्हारे शिकार के लिए आ सकते हैं। इसलिए जब तक कि तुम अपने पति के साथ अपनी शादी पूरी न कर लो, तब तक तुम इस वंश को पूरी तरह से जागृत नहीं कर सकती। तुम्हें अपने वंश को पूरी तरह से जागृत करने के लिए सबसे पहले अपने होने वाले पति के साथ अपनी शादी को पूरा करना होगा, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं होगा। उसकी बातों को सुनकर अंजलि को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह इंसान उसे कहना क्या चाहता था। उसने आज तक इंसान के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तभी उसके ख्यालों में एक खूबसूरत सा चेहरा नजर आया। जैसे ही वह चेहरा नजर आया, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने हैरानी से उस बुजुर्ग की तरफ देखा। तभी वह बोला कि मास्टर, क्या ये हो सकता है कि आप उस लड़के के बारे में बात कर रहे हो? उसकी बातों को सुनकर आकृति ने उसकी बातों को टाला नहीं। वह बोले कि छोटी बच्ची, वक्त आने पर तुझे खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि आखिर वह इंसान कौन है, पर तुम्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब तक तुम अच्छे से यह जान न लो कि तुम्हारी शक्तियां क्या हैं, तब तक तुम अपने वंश को प्रकट मत करना। शादी को पूरा करते ही तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो। उसके पहले अपनी शक्तियों को तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक कि जिंदगी और मौत की नौबत न आ जाए। उसकी बातों को सुनकर अंजलि ने बार बार सिर हिलाया। उसके बाद वह बोली कि मास्टर, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने वंश को प्रकट करूंगी। इस सौभाग्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनन्या की बातों को सुनकर उस इंसान ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि छोटी बच्ची, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। उसकी बातों को सुनकर अनन्या सोचने लगी। तभी उसने कहा कि मालिक, क्या मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी?
उसकी बातों को सुनकर वह आकृति हंसने लगी। तभी उसने कहा कि छोटी बच्ची, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर मैं खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और घबराओ मत, बहुत जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। मुझे नहीं लगता कि यह छोटी सी दुनिया तुम्हें अपने अंदर समाहित कर सकती है। जो भी उसके साथ होगा, उसकी जिंदगी इतनी लंबी होगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और तुम भी उनमें से एक हो। इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम इस दुनिया में फंसी रह जाओगी और तुमसे मेरी मुलाकात नहीं होगी। उसकी बातों को सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। भले ही वह आज ही उस इंसान से मिली थी, लेकिन अभी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। इसी वक्त अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और उस आकृति को पूरी तरह से गायब होते देखती रही। तभी उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया, फिर वह बोली कि मास्टर, आप चिंता न करें। बहुत जल्द मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाऊंगी और आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। और रही बात जो मेरा हक है, मैं उसे किसी तरह लेकर रहूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपने मुझे जो बताना चाहा था कि मुझे क्या करना है और मुझे कौन चाहिए, उसके बाद उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं और वह भी अपनी जगह से पूरी तरह गायब हो गई। जैसे ही अंजलि अपनी जगह से गायब हुई, वह दोबारा से बाहरी दुनिया में प्रकट हुई। उसे बाहरी दुनिया में देखते ही दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हुई। उन्होंने आर्यन से अंजलि की तरफ देखा। इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से जल रही थीं, जैसे कि अंजलि की आभा पूरी तरह से बदल चुकी हो। अंजलि के चारों तरफ एक ऐसी आभा थी जिसे कोई भी नहीं टाल सकता था और न ही कोई भी उसे अपमानित कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों लड़कियों से वह कुछ दूर हो। जब दोनों लड़कियों ने अंजलि को ऐसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे दोनों बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। जैसे कि अंजलि उनकी पकड़ से बहुत ज्यादा दूर हुई हो। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और बस अपनी आंखें दोबारा से बंद कर ली। अंजलि भी जब बाहर निकली तो उसका जो पहले का स्वभाव था वह भी पूरी तरह से बदल चुका था। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि अंजलि एक अलग ही आत्मा बन गई हो। इसलिए उसने भी अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाया। वह आर्यन को खोजना चाहती थी, लेकिन वह आर्यन को अभी नहीं देख पाई। वह समझ गई कि आर्यन अभी भी अंदर ही है। वही सभी चीजों से बेखबर आर्यन जैसे ही प्रकट हुआ, उसे न तो कोई विरासत मिली और न ही कोई बड़ी चीज। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वह एक अजीब सी जगह पर प्रकट हुआ जहां आसपास की आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में थी। अगर आर्यन यहाँ पर साधना करता तो वह हमारी दुनिया के कई महीनों की साधना के बराबर होता। इसलिए आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा, वहां पर बैठकर साधना करना शुरू कर दिया। जैसे ही आर्यन ने साधना करना शुरू किया, अचानक से वहां पर एक अजीब से जानवर की दहाड़ आई। उस दहाड़ के आते ही चारों तरफ की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल मच गई। आर्यन जो अभी भी साधना कर रहा था, उसने भी अपनी आंखों को खोला। उसे ऐसा लगा कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरे की भावना महसूस हो रही है। इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और एक पल में अपनी जगह से गायब हो गया। जैसे ही अपनी जगह से गायब हुआ, अचानक से आर्यन जिस जगह पर बैठा हुआ था वहां पर एक जानवर का पंजा आकर लगा। ये जानवर बहुत ही अजीब था। इसकी शरीर सांप की थी और इसका आकार किसी शेर का था और इसके पंजे किसी ड्रैगन के थे। आर्यन ने जब इस जानवर को देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि यह अजीब जानवर आखिर क्या है। लेकिन आर्यन को इस बात से हैरानी हुई कि यह जानवर एक अमर तत्व का योद्धा था। आर्यन को इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह शिवालय में प्रकट हुआ था तो वह बाहरी दुनिया में कैसे आ गया, या ये जगह शिवालय के अंदर ही है। आर्यन को अच्छे से मालूम था कि कुछ जगहें हैं, उनके अंदर का क्षेत्र काफी बड़ा होता है, जैसे कि उसकी खुद की स्पेस की दुनिया उसके सिर्फ एक कान में थी। इसलिए आर्यन को इस बात से कोई भी हैरानी नहीं थी कि यह शिवालय इतना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने अपने चारों तरफ देखा। इस वक्त चारों तरफ की शक्तियां प्रचुर मात्रा में थीं। उसने अपनी आंखों को खोला। इस वक्त तक उसने देखा कि उस अजीब से जानवर की आंखें पूरी तरह से लाल थीं। वह आर्यन को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। आर्यन ने जब उसे देखा तो उसने कहा कि मुझे पहले तो किसी के साथ, किसी के मामले में नहीं पड़ना था, लेकिन जब से तुमने मेरे ऊपर हमला किया है, तुमने अपनी जान को पूरी तरह से इस वक्त कुर्बान कर दिया है, तो बात की जिम्मेदारी लेनी होगी और इस जिम्मेदारी को तुम्हारी जान देकर ही चुकाया जा सकता है। उसके बाद आर्यन ने अपनी हाथों में दोबारा से पुनर्जन्म की 6 हथेलियों को इकट्ठा किया। उसके बाद उसने इस बार आर्यन ने विघटन की शक्ति को आजाद कर दिया। जैसे ही विघटन की शक्ति आर्यन के शरीर से बाहर आई, वह पुनर्जन्म की 6 हथेलियों के साथ मिल गई। इस चीज से पुनर्जन्म की 6 हथेलियों की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। तभी आर्यन सीधे आगे बढ़ा और उसने उस अजीब से जानवर के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही दोनों की टक्कर हुई, अचानक से आर्यन कुछ दूर जाकर गिरा। इस वक्त तक उसने देखा कि उस अजीब से जानवर के ऊपर उसके किसी भी हमले का कोई भी असर नहीं पड़ा हुआ था। तभी आर्यन को इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर यह जानवर कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी आर्यन लड़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में दोबारा से ज़ारा की आवाज आई।
होस्ट, आप इसे लड़कर नहीं जीत सकते। इसको अपने बस में करना होगा और इसके लिए आपको सबसे पहले इस शिवालय को आत्मसात करना होगा। जब तक आप उसे अपने बस में नहीं कर सकते तब तक आप इस जानवर से नहीं लड़ सकते। ये जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके लिए आपकी जान भी जा सकती है। उसकी बातों को सुनकर आर्यन बहुत ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज़ारा की बातों को नहीं माना। उसे ऐसा नहीं लग रहा था। उसने दोबारा से अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। इस बार उसने एजियो ड्रैगन की ब्लडलाइन को जागृत कर दिया। जैसे ही नील ड्रैगन की ब्लडलाइन जागृत हुई, अचानक से आर्यन के हाथ धीरे धीरे ड्रैगन के पंजे में बदलने लगे। जैसे ही आर्यन के हाथ नील ड्रैगन के पंजे में बदले, आर्यन के हाथों के चारों तरफ नीली रोशनी प्रकट हो गई। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा। उसके सर के ऊपर एक नीला ड्रैगन मंडरा रहा था, जैसे कि वह अपने सामने उस जानवर को एक अहंकार के साथ देख रहा हो। वही जानवर ने जब आर्यन की ब्लडलाइन को महसूस किया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आर्यन नील ड्रैगन का वंशज है, लेकिन उसे इस बात से 100% श्योर था कि आर्यन एक इंसानी बच्चा था। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर एक इंसानी शरीर के अंदर ड्रैगन की इतनी तेज ब्लडलाइन कैसे हो सकती है। उसने अपनी शक्तियों को दोबारा से इकट्ठा किया और दोबारा से आर्यन के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही दोनों की टक्कर हुई, आर्यन के हाथों में पूरी तरह से खून आने लगा। उसकी हाथों पर चोटें जम गई थी। वहीं इस वक्त तक जानवर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने उसका नाम पीछे ही लिया था, यहां तक कि उसके दांत भी नहीं टूटे थे। जैसे ही आर्यन ने देखा, उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर आ गईं। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर कैसे वह उस जानवर को नहीं हरा सकता था। उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से इकट्ठा किया था, लेकिन इसके बाद भी वह अपनी शक्तियों से जानवर को नहीं हरा सकता था। आर्यन फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे इस जगह पर सिंह परिवार की इज्जत को खत्म करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था और न ही यहाँ कोई देखने वाला था। इसलिए आर्यन ने दोबारा से अपनी ब्लड लाइन को जागृत किया। आर्यन देव आत्मा के पहुंचने के बाद पहली बार उसने अपनी ब्लड लाइन को जागृत किया था, जिसकी वजह से उसके पीछे एक धुंधली आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। यह आकृति पूरी तरह से साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन कोई भी देखकर बता सकता था कि इस धुंधली आकृति की एक भुजाएं किसी सिंह की थी। इसका आकार भी किसी सिंह का था, लेकिन इसका निकला शरीर किसी इंसान का था। उसने आसमान की तरफ देखा और अहंकार भरी नजरों से देखने लगा। जैसे ही उस जानवर ने आर्यन की ब्लडलाइन और उसके पीछे खड़ी आकृति को देखा तो वह पूरी तरह से डर गया, क्योंकि यह आकृति कोई और नहीं बल्कि नरसिंह सम्राट की थी। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था जिसके ऊपर नरसिंह सम्राट हावी न हो। यहाँ तक कि असुरों और राक्षसी जानवरों में भी नरसिंह सम्राट की ख्याति है, जिसकी वजह से जैसे ही उसने उस आकृति को देखा, वह पूरी तरह से डर गया। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, तभी उसने कुछ महसूस किया। उसने देखा कि वह आकृति एक सिर्फ धुंधली आकृति थी। एक पल में ही वह समझ गया कि यह सिर्फ एक मार्शल आत्मा है। इसलिए उसने अपनी साहस को पुनः दिखाया। लेकिन वही आर्यन ने देखा कि उसकी ब्लडलाइन जागृत करने के बाद भी इस जानवर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इस तरफ से वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। लेकिन उसने दोबारा से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बार उसकी शक्ति और भी ज्यादा प्रचुर मात्रा में थी। आर्यन ने अपनी पूरी शक्तियों को अपनी दाहिनी हथेली में इकट्ठा कर लिया। ये शक्तियां इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आर्यन को ऐसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने और भी ज्यादा शक्तियों पर कब्जा किया तो उसकी हथेली पूरी तरह से फट सकती थी। इसलिए उसने किसी तरह अपनी शक्तियों को बढ़ाया और अपनी हथेली की रक्षा करने की कोशिश की। उसके बाद वह तेजी से उस अजीब से जानवर की तरफ बढ़ा। जैसे ही आर्यन उस अजीब से जानवर के पास पहुंचा, वह जानवर ने पहले तो डर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आर्यन उसकी तरफ हमला करने आ रहा है, उसकी डरपोक प्रवृत्ति पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई। वह पूरी तरह से अहंकारी हो गई। उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से बाहर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसकी शक्तियां बाहर आती जा रही थी, उसके चारों तरफ लाल रंग की आग फैलने लगी। यह आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आसपास के कई किलोमीटर के पेड़ पौधे भी पूरी तरह से जल गए। आर्यन ने इस शक्ति को महसूस किया था। एक पल के लिए वह कांप गया। वह आत्मा को हरा दे, लेकिन वह किसी अमर तत्व के पद के योद्धा को नहीं हरा सकता था। उसने अपनी शक्तियों को पुनः लगाया और उस जानवर से जाकर टकराया। जैसे ही दोनों की टक्कर हुई, अचानक से वहां पर बहुत ही तेज धमाका हुआ। उसके बाद चारों तरफ धूल दिखाई देने लगी। कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे धूल छटने लगी। जैसे ही धूल हटी, वह जानवर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, सिर्फ उसकी पंजे में थोड़ी सी चोट थी जिससे हल्की हल्की खून आ रहा था। वही इस वक्त आर्यन कुछ दूर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हाथ की हथेलियां पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसके हाथों से पूरी तरह से खून बह रहा था। जैसे ही यह महसूस किया, उसने भय से उस अजीब से जानवर को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई जानवर उससे ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है, क्योंकि वह सिर्फ डिवाइन पद ही नहीं थी, उसके पास असुर संविधान था। उसके बाद भी जानवर को नहीं हरा सकता था। इस वक्त तक कोई जानवर पूरी तरह से पागल हो चुका था।
उसने आर्यन को मारने की पूरी तरह से ठान ली थी और दोबारा से आर्यन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इस वक्त आर्यन को समझ में आ गया था कि ज़ारा ने क्यों उसे कहा था कि उसे पहले ही भाग जाना चाहिए। लेकिन इस बात की अफसोस हो रहा था कि उसने पहले इस कदम को नहीं उठाया। लेकिन फिर भी उसने अपनी शक्तियों को दोबारा से इकट्ठा किया और भागने की पूरी तरह से कोशिश की। वह जानता था कि उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वह इस जानवर को अपने बस में कर सके। अगर वह शिवालय को अपने बस में कर सके तो उसके साथ एक और जानवर होगा। इसके साथ साथ उसकी रक्षा के लिए और भी ज्यादा शक्तियां प्रचुर मात्रा में आ सकती हैं। इस बात से आर्यन की आंखें चमक उठी। वह तेजी से वहां से भागने लगा। जैसे जैसे वह भागता जा रहा था, अचानक से वह जानवर आसपास की पहाड़ियों को ढहाते हुए आर्यन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। आर्यन ने अपने पास से एक सुनहरी गोली निकाली। उसके बाद उसने उस सुनहरी गोली को निकाल लिया। जैसे ही आर्यन ने सुनहरी गोली को निकाला, इस गोली के लिए आर्यन को पूरे 1000 जीवन पॉइंट्स देने पड़े थे। इस बात से उसका दिल तो पहले ही दुख रहा था, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और तेजी से इस भूमि के केंद्र की तरफ भागने लगा। जैसे ही और भी बड़े बड़े जंगली जानवर जैसे दिख रहे थे, उसने देखा कि आसपास की चीजें बहुत ज्यादा थी। उसने देखा कि एक सुनहरा पक्षी उड़ रहा था जिसकी पंखों ने कई किलोमीटर की जगह को घेर रखा था। जब आर्यन ने सही से मालूम किया तो यह कोई और नहीं बल्कि एक गोल्डन रॉक था। उसे देखते ही आर्यन की आंखें पूरी तरह से चौंक गईं। उसने पहले ही उसके बारे में सुना हुआ था, इसलिए इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन वह तेजी से भाग रहा था। इस वक्त उसे अपनी शक्तियों का पूरी तरह महसूस हो गया। आर्यन जैसे जैसे भाग रहा था, उन दोनों के बीच की नजदीकियां भी धीरे धीरे घट रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस जानवर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। तभी आर्यन ने एक और जगह को देखा जहां पर एक अजीब सा जानवर पड़ा हुआ था। आर्यन ने अपनी शक्तियों को भाले में परिवर्तित किया और तेजी से उस जानवर की तरफ मार दिया। जैसे ही वह भाला उस जानवर की तरफ गया, उसने उस जानवर को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। जैसे ही उस जानवर ने अपनी आंखों को खोला, यह कोई और नहीं बल्कि एक विशाल चलबाज वाला वानर था। इसकी शक्तियां भी उस पुराने जानवर से कम नहीं थी। जैसे ही उस जानवर ने अपनी आंखें खोली, आर्यन जल्दी से एक टीले के पीछे छुप गया। पर जैसे ही उस वानर ने अपनी आंखों को खोला, उसने देखा कि वह अजीब सा जानवर उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इस चीज को देखते ही उसके चेहरे के बाल पूरी तरह से सख्त हो गए। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपनी छाती को चारों हाथों से पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने एक दहाड़ लगाई। यह दहाड़ इतनी तेज थी कि आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं भी पूरी तरह से कांपने लगी। जिस टीले के पीछे वह छुपा हुआ था, वह टीला भी पूरी तरह से हिलने लगा। एक पल के लिए आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि वह टीला उसी के ऊपर गिरने वाला है, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को संभाला लिया। वही बस आपकी जानवर धीरे धीरे उसके पास आते जा रहा था। तभी आर्यन के ऊपर से एक परछाई निकली। यह परछाई कोई और नहीं बल्कि वह विशाल वानर था। जैसे ही उस अजीब से जानवर ने उस विशाल वानर को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसकी आंखों में पहले से ही लाल रंग था। उसने गुस्से से उस विशाल वानर की तरफ देखा। उसने भी उसके ऊपर हमला कर दिया। दोनों के बीच की लड़ाई बढ़ने लगी, जिससे आसपास की कई किलोमीटर की पर्वत श्रृंखलाएं पूरी तरह से तबाह हो गईं। आर्यन को इस बात से दुख हो रहा था कि यह जानवर आगे चलकर उसके साथी बनने वाले थे। लेकिन वह अगर आपस में ही लड़कर मर गए तो वह उसके लिए ही घाटा होगा। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और तेजी से और भी अंदर जाने लगा। जैसे ही आर्यन अंदर गया, तभी ज़ारा की कानों में आवाज आई, होस्ट, आपको इस शिवालय को अंदर जाना होगा। जैसे ही आर्यन ने उसकी बातों को सुना, उसने कहा कि ज़ारा, क्या तुम सच बोल रही हो? तुम्हें कंफर्म होना कि यह जगह वही है। उसकी बातों पर ज़ारा बोली, होस्ट, ये 100% सच है। ये वही जगह है जहां पर इसकी मूल पूजा है। अगर आपने इसको परिष्कृत कर लिया तो आप इस शिवालय के असली मालिक बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ के आप जानवरों को अपने बस में कर पाएंगे। लेकिन आप इसी वाले की पहले प्राप्त की ही शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि आप दूसरे प्रोजेक्ट की शक्ति का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन ये भी आपके लिए काफी होनी चाहिए। आर्यन ने अपने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि कम से कम 20 से ज्यादा आत्म तत्व के या उसके ऊपर के विदेशी जानवर पड़े हुए थे। ये जानवर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। आर्यन ने दांतों को भींचा और तेजी से उस संरचना के अंदर डूब गया। जैसे ही आर्यन का सिर अंदर गया, अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक अजीब से अंधकार में छाते जा रहा है। वह एक अजीब से शून्य में प्रकट हुआ। आर्यन ने अपने चारों तरफ देखा। इस वक्त वह किसी शून्य में प्रकट हुआ था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने अब तक अपनी पूरी शक्ति को नहीं जुटा पाया। वह जितनी आगे जाते जा रहा था, उसे कोई भी सुराग नहीं मिला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसने ज़ारा से भी बात करने की कोशिश की, पर उसे इस बात की हैरानी हुई कि वह ज़ारा से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसने उस चीज को बहुत ही हल्के में लिया था।
उसे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत आसानी से इस चीज को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन उसे इस बात की हैरानी हुई कि चाहे वह कितनी भी चल जाए, वह किसी भी तरफ नहीं जा पा रहा था। चारों तरफ अनंत शून्य ही शून्य था। ऐसे वक्त शून्य की ऊर्जा पूरी तरह उसके ऊपर पड़ रही थी और अगर आर्यन का संविधान इतना ताकतवर नहीं होता तो वह पूरी तरह से मर जा सकता था। उसकी संविधान में अब तक की शक्तियां धीरे धीरे अच्छी होती जा रही थी। आर्यन की शक्तियां धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति खोती जा रही थी। आर्यन को ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कि वह अपनी पूरी शक्तियों को पूरी तरह से भूल गया हो। वह धीरे धीरे अपनी पहचान को जा रहा था, जैसे कि वह अनंत काल तक इस शून्य में घूम रहा हो। वह इस अनंत काल तक इस शून्य में सिर्फ अकेला हो, उसके साथ कोई न हो। ऐसे ही आर्यन कई वर्षों तक घूमता रहा। उसे ये भी याद नहीं था कि आखिर वह कौन है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी थी जो उसे अभी तक जिंदा रखी हुई थी। उसे किसी उम्मीद ने जिंदा रखा हुआ था। तभी आर्यन ने दूर से एक रोशनी का गोला देखा। जैसे ही आर्यन ने उसे देखा, अचानक से उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न होने लगी, जैसे कि वह उसे पूरी तरह से जगाना चाहती हो। आर्यन तेजी से चलने लगा, लेकिन फिर भी वह उस रोशनी की तरफ तेजी से जाने लगा। लेकिन वह जितनी तेजी से उस रोशनी की तरफ जाते जा रहा था, वह रोशनी भी उतनी तेजी से और भी पीछे जा रही थी, जैसे कि उन दोनों के बीच कोई रास्ता ही ना हो और उनके बीच की रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अनंत हो। आर्यन ने अपनी उम्मीद को पूरी तरह से खो दिया था, लेकिन इस वक्त उसके अंदर एक अजीब सी उम्मीद जगी थी। आर्यन इस चीज को छोड़ नहीं सकता था। उसने किसी तरह अपने देवत्व को बनाकर रखा हुआ था। वह तेजी से उस सफेद रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। इस बार उसने अपनी शक्तियों को बढ़ा दिया। इस वक्त तक उसकी शक्ति अपनी तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से आर्यन ने किसी तरह अपने आप को संभाला और तेजी से उस सफेद रोशनी की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे आर्यन उस सफेद रोशनी की तरफ जा रहा था, उसे ऐसे महसूस हुआ था कि शायद वह सफेद रोशनी के पास जा रहा है। जैसे ही आर्यन उस जगह पर पहुंचा, अचानक से वह किसी चीज से टकरा गया। आर्यन दोबारा से शून्य में कुछ दूर चला गया। उसने देखा कि वह सफेद रोशनी और भी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। आर्यन को समझ में नहीं आया कि आखिर किस चीज ने उसे पीछे धकेला, लेकिन वह हार नहीं मानने वाला था। उसके पास एक ही उम्मीद थी जिससे उसकी जान बच सकती थी, इसलिए वह धीरे धीरे होश में आने लगा। उसे ये भी समझ में आ गया कि आखिर वह किस चीज के लिए आया है। उसने अपनी विश्वास को दोबारा से जागृत करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आर्यन का विश्वास बढ़ता जा रहा था, वह सफेद रोशनी धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। जैसे जैसे आर्यन ने अपने विश्वास को पूरी तरह से सच किया, अचानक से उसके चारों तरफ की शक्तियां पूरी तरह से जमने लगी। यही नहीं, आर्यन के चारों तरफ एक सफेद रोशनी छाने लगी और कुछ वक्त के बाद आर्यन एक भूमि की तरह खड़ा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। उसके सामने एक अजीब सा पत्थर रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक गोल रोशनी रखी हुई थी। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि उस रोशनी के अंदर एक अजीब शिवालय था। जैसे ही आर्यन ने उस शिवालय को देखा, अचानक से उसके अंदर एक उत्साह की भावना आ गई। ज़ारा ने कहा था कि उसे इस जगह को परिष्कृत करने के लिए उसे इस शिवालय की मूल ऊर्जा को परिष्कृत करना होगा, पर उसे खोजना इतना भी आसान नहीं था। आर्यन को ऐसे लग रहा था कि जैसे कि सदियां बीत गई हो। उसे इस बात से हैरानी थी कि न जाने कितना वक्त बीत गया है, लेकिन उसे एक उम्मीद जगी थी। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी हाथ को उस क्रिस्टल पर रख दिया। जैसे ही आर्यन ने उस क्रिस्टल पर अपने हाथों को रखा, अचानक से उस क्रिस्टल से एक चूषण की शक्ति निकली, जिसने आर्यन की शक्तियों को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। उस चूषण की शक्ति ने पूरी तरह से आर्यन की शक्तियों को सोखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शक्तियां बढ़ती जा रही थी, अचानक से आर्यन को ऐसे लगने लगा जैसे कि वह किसी समुद्र में गिर गया हो। यहां तक कि उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, उसकी उम्र भी तेजी से बढ़ने लगी। जैसे ही आर्यन ने देखा, अचानक से उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति जागी, जिसने पूरी तरह से उस क्रिस्टल की शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां पर एक सफेद आकृति प्रकट हुई। जैसे ही सफेद आकृति ने आर्यन को देखा, उसने कहा कि बच्चे, वास्तव में तुम मेरे शक्तियों के लायक हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा संविधान बहुत अच्छा है। अगर मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया तो मैं इस दुनिया के ऊपर दोबारा से अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लूंगा। उनका वक्त था, उन्होंने मेरी शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मुझे लगा था कि मेरी आत्मा पूरी तरह से खत्म हो गई है, पर उन्होंने कभी भी नहीं सोचा हुआ था कि मैं अपनी आत्मा की एक अंश को अपने हथियार में डाल दिया था, ताकि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो दोबारा से मैं अपनी शक्तियों को उठा सकूं और दोबारा से जिंदा हो सकूं। इस चीज के लिए मुझे बच्चे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने मुझे जगाया और अपनी शक्तियां दी। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने का वक्त आ गया है। उसके बाद ही मैं दुनिया में अपना पहला कदम रखूंगा। जैसे ही आर्यन ने उसकी बातों को सुना, उसकी आंखें फैल गईं। उसने कहा कि क्या तुम इस लायक हो कि तुम मेरे पर कब्जा कर सको। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को आजाद कर दिया। जैसे ही अपनी शक्तियों को आजाद किया, इस बूढ़े इंसान के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी भी कम नहीं हुई।
उसने अपनी अंगुली से इशारा किया और एक पल में आर्यन अपनी जगह पर जम गया, जैसे कि समय एक पल के लिए जम गया हो। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर यह बूढ़ा इंसान इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। आखिर वह किस स्तर पर था कि उसने अपनी एक अंगुली से उसे पूरी तरह से जमा दिया था। यही बाकी की चीजें उसे पूरी तरह से हैरान कर रही थी। उसने दोबारा से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन को इस बात की हैरानी हुई कि वह अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। आर्यन ने अपनी ब्लड लाइन का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस बात की हैरानी हुई कि वह अपनी ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। तभी जब बूढ़े इंसान ने उसे ऐसे में कोशिश करते हुए देखा तो उसकी मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने कहा कि छोटे बच्चे, इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे शरीर का अच्छे से ध्यान रखूंगा और इसे इस दुनिया के शीर्ष पर लेकर जाऊंगा। यही नहीं, तुम्हारा नाम पूरे संसार में मिलेगा। उसकी बातों को सुनकर आर्यन ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। उसने कहा कि बूढ़े इंसान, अगर जो मौका मिला तो मैं तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया से पूरी तरह से मिटा दूंगा। उसकी बातों को सुनकर इस बूढ़े इंसान को गुस्सा नहीं आया। उसके चेहरे पर अभी भी ऐसी मुस्कान थी जैसे कि वह आर्यन का बहुत बड़ा दोस्त और उसका सबसे बड़ा हितैषी हो। जैसे ही उसने आर्यन को देखा, वह दोबारा तेजी से आर्यन के माध्यम में समा गया। उसके अंदर जाते ही आर्यन को ऐसा लगा कि उसका सर पूरी तरह से फट गया हो। यही नहीं, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपने शरीर के ऊपर की पकड़ पूरी तरह से कमजोर हो रहा है। जैसे ही उसने इस चीज को महसूस किया, अचानक से उसे अपने ऊपर आत्महीनता की भावना महसूस होने लगी। उसने आज तक ऐसी भावना कभी भी महसूस नहीं की थी। भले ही आर्यन पूरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन आज तक उसने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था। वहीं जैसे ही उस शख्स ने आर्यन के शरीर को धारण किया, अचानक से उसे उसके शरीर की शक्तियां और उसकी ब्लड लाइन महसूस हुई। जैसे ही उसने आर्यन की शक्तियों को महसूस किया, अचानक से वह पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने कहा कि छोटे बच्चे, सच में तूने मुझे बहुत ही बड़ा उपहार दिया है। तुम सच में सिंह परिवार से हो और वह भी किसी आम परिवार से नहीं। तुम सच में इस दुनिया से हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल और भी अच्छे से करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज खत्म होने वाली थी, तभी आर्यन के अंदर से एक और आवाज आई। उसने कहा कि बूढ़े इंसान, क्या तुम अब तक नहीं सुधरे? अभी भी तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हो और दोबारा से इस जगह पर आना चाहते हो। ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। जैसे ही उस आकृति को इस शक्तियों का महसूस हुआ, उसके होंठ पूरी तरह से कांप उठे। वह आर्यन के शरीर से भागना चाहता था, लेकिन तभी आर्यन के चारों तरफ एक नीली रोशनी छा गई जिसमें उसे पूरी तरह से घेर लिया। जैसे ही यह नीली रोशनी छाई, वह उसके पहले ही आर्यन के बाहर निकल चुका था। इस वक्त तक तभी अचानक से आर्यन के अंदर से एक और इंसान प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन थे। जैसे ही ड्रैगन प्रकट हुए, उसने उसे देखते ही अपनी आवाज को उठाया। उसने कहा कि तुम अभी तक नहीं मरे। मैंने अपने हाथों से तुम्हें मरते हुए देखा था। उसकी बातों को सुनकर नील ड्रैगन बोले, क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हारे हाथ से मर जाऊं? तुम्हें लगता है कि मेरे शरीर को तुम अपनी इच्छानुसार मार सकते हो? मैं सर्वोच्च ड्रैगन हूं। क्या तुम मुझे मार सकते हो? ये सिर्फ मेरा एक क्लोन था जो तुम्हारे साथ तबाह हो गया था। अगर तुम अपने चरम पर भी होते तो मेरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम्हें पूरी तरह से मिटाने का वक्त आ गया है। भले ही उन पांचों ने मिलकर तुझे पूरी तरह से खत्म नहीं किया था, पर तुम्हें उम्मीद नहीं थी न कि मैं भी अभी तक यहीं पर हूं। इन बातों को सुनकर वह बूढ़ा इंसान पूरी तरह से कांप उठा। उसने कहा कि देखो, मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है। अगर हम दोनों की बीच की शक्तियां मिल जाएं तो भी हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें ये शरीर पसंद है? कोई बात नहीं, मैं किसी और शरीर को ले सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर नील ड्रैगन की भौहें तन गईं। उसने कहा कि बूढ़े इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वापस इस दुनिया में घूमने के लिए आने दूंगा? तुमने पहले ही करोड़ों जिंदगियों को बर्बाद किया है। अब तुम्हें इस चीज से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं, और रही बात तुम्हारी, तो अब तुम्हें खत्म होने का वक्त आ गया है। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाया। उसकी पंजा पूरी तरह से एक नीला ड्रैगन में बदल गया और उस बूढ़े इंसान की आत्मा को पूरी तरह से पकड़ लिया। उस इंसान ने भी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल किया और उस पंजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से उस पंजे को तोड़ने की कोशिश की। उसने कई बार वार किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही नील ड्रैगन उस आकृति को पकड़ने वाला था कि तभी वह किसी भी तरह से गायब हुई। उसने कहा कि ड्रैगन भगवान, भले ही तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन इस वक्त तुम मेरी विशाल दुनिया में हो। ये शिवालय मेरा है, इसलिए जब तक मेरी आत्मा खत्म नहीं हो जाती तब तक इस शिवालय में जो कोई भी है, यहाँ तक कि जो कुछ भी है, सब मेरे हाथों में है। इसलिए तुम अपनी जान को नहीं बचा सकते, और रही बात इस बच्चे की, आखिरकार यह बच्चा मेरा ही होगा। उसके बाद उसने शिवालय की तरफ देखा, पर जैसे ही उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ी, वह पूरी तरह से हैरान हो गया।
उसने देखा कि आर्यन ने पहले ही अपनी खून की बूंदें उस शिवालय पर टपका दिया था, जिससे उसके अंदर की भावना पूरी तरह से मिट चुकी थी।